गुड मॉर्निंग सबको। आ, आज बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कल भी हमने काफी डिस्कशन किया, राइट? लेकिन आप लोग कुछ चार पांच लोगों ने मिस किया। आप दो तीन लाइन में बता सकते हैं आपने कल एक्स्ट्रा कल क्या समझा पास्ट लाइफ रिग्रेशन की? ऑफलाइन रिलेशन में जो एक चीज मैंने कल कैच की हाँ, वो थी कि जो कमिटमेंट्स की बात जो आपने कमिटमेंट की बात की। की वो बहुत अंदर तक गई। राइट 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 राइट। कमिटमेंट नहीं करना अच्छी बात यस यस है, यस। करना तो पूरा कर लें, पूरी करना। राइट राइट, वो एक्सेलेंट। चीज पूरा उसका आपके टॉक का वो सारांश एसेंस समझ समझ में में आया। आया। वेरी गुड वेरी गुड। गुड गुड, यस आप। सर एक मुझे वो चीज जानना था कि जो आपने बताया था ना कि यंग सोल्स होती हैं हाँ, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती बहुत है। एनर्जी होती है। तो एक्चुअली हम सभी को एक मतलब एनर्जेटिक तो रहना ही चाहिए हाँ, अगर राइट राइट राइट। आगे बढ़ना है तो वो राइट चीज राइट, हमें बहुत जरूरत बहुत है। जरूरी है। राइट राइट राइट, गुड गुड। आप लोग में से किसी ने पास्ट लाइफ की है पहले? आपने नहीं की है? सर मेरी एक बार ही हुई थी जब मैं शिरडी शिरडी में? आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ हुई थी पास्ट लाइफ। ओके। मतलब कुछ समझ नहीं आया था मेरे को हाँ मैंने क्या देखा, लेकिन वो कह रहे थे आप पूरे डीप में थे। हाँ मेरे को लगा कि बस ऐसे एक फिल्म से चल रही है। हाँ, वो तो है। बस यही एक्सपीरियंस हुआ सर, राइट क्योंकि राइट। फर्स्ट टाइम हुआ था मुझे, खुद को अच्छा नहीं अच्छा। पता था कि क्या हो रहा है। हाँ, हमने काफी साल तक करीबन 12 साल से जो रिसर्च किया है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर, उसी को हम थोड़ा आज प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि काफी बड़े बड़े लोग जो भी है, परमहंस योगानंद है, या जलालुद्दीन रूमी है, कृष्णा है, ये पतंजलि है, बुद्धा है, सभी ने पास्ट लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ कहा है। और अगर हमने हिंदू धर्म में भगवत गीता को अगर ढंग से पढ़ा होगा या समझा होगा तो उसमें भी काफी बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताया कि पिछले जन्म में ये कौन था, वो कौन था, ऐसा क्यों हुआ, उसके 100 बच्चे क्यों मर गए, ये ना, ऐसे काफी चीजें हमने सुना है कि कृष्ण ने अर्जुन को भी काफी बातें पास्ट लाइफ के जरिए ही बताई थी, ऐसा है करके। तो हमारे लिए पास्ट लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है वो आज हम समझेंगे करके। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि हमें जब तक हमारे जन्म का मकसद नहीं पता, हम सिर्फ भटकते रहते हैं। मतलब आपको समझो, अगर मैं कोई एक चीज दूं, आप सबसे पहले पूछोगे भाई आपने क्यों दिया और इसका मुझे करना क्या है। इज इट राइट? और अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा मैंने क्यों दिया और आपको करना क्या है, आप उसका करोगे क्या? मतलब आपके लिए एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। हम सब्जेक्ट है, हम इंसान है, हमारे साथ थॉट्स है, इमोशंस है, हमारे परसेप्शन है, हमें एक्शंस लेनी है। तो हम ब्लाइंडली एनिमल के जैसे नहीं जी सकते, हम प्लांट के जैसे ब्लाइंडली नहीं रह सकते, पेड़ पौधे कैसे ब्लाइंडली रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जानवर भी आके खा के जाता है तो उन्हें कोई इमोशंस नहीं होता, खा जाता है, ऐसा है। हम इंसान को ह्यूमन बर्थ क्यों दिया है? ताकि पहले के जो हमारे जन्म हुए थे जिसमें हमने कुछ बगैर समझे ही जीवन जिया है, विदाउट कॉन्शियस माइंड, विदाउट लॉजिक हमने जिया है, उसको हम लॉजिकली समझे, है ना। जैसे आजकल आप बच्चों बच्चे देखेंगे कि कुछ सब्जियां खाते, कुछ सब्जियां नहीं खाते हैं, है ना। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन के पहले जिस प्लांट में इनका बर्थ था, किंगडम में जो बर्थ था, वो चीज उन्हें बहुत भाती है ना। और जो वेजिटेबल्स में उनका बर्थ नहीं था तो वो नहीं खाएंगे। इवन नॉन वेजिटेरियन की भी बात कर रहा हूं मैं, कि कुछ लोग चिकन खाते, कुछ मटन खाते हैं ना। तो वो भी क्यों ऐसा है कि इतना डिस्टिंग्विश क्यों है? क्योंकि उनके डीएनए में जो जीन्स की इंफॉर्मेशन है वही चीजें उनको लगेगी। अब आप लोग जब यहाँ पे आए और हमने इसको जोड़ने की कोशिश की, ये दो चीजों को, ये जुड़ नहीं रहा था क्योंकि वो जो डिवाइस वहां पे एलेक्सा है वो इंटरनेट से चलता है और इंटरनेट चल नहीं रहा था, और उस वजह से इसका कनेक्शन नहीं बन रहा था। मतलब हर चीज का देखो कनेक्शन होता है, और कनेक्शन अगर नहीं बना रिश्तों में, या हमारी बॉडी के हार्मोन्स में, या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, तो कहीं ना कहीं बीमारियां होती है। किसी की किडनी फेल होती है, किसी को फाइब्राइड होता है, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, किसी को स्टोन बन जाते हैं, किसी को निमोनिया होता है। ये चीजें बनती क्यों है? क्योंकि अंदर हार्मोनी नहीं है, अंदर ही रेजोनेंस नहीं है, अंदर ही फ्रीक्वेंसी तरंगे कुछ अलग अलग चल रही है करके। तो इस वजह से क्या होता है, जो ब्लड बॉडी में घूम रही है ना, वो अंदर ही लड़ रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो रहे हैं, और उसके वजह से हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति गिर जाती है, और कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ जाता है। क्योंकि जब अंदर ही लड़ाई चलती है तो बाहर से दुश्मन का आना
संभावना है कि नहीं है ना? आज आप समझो घर में लड़ रहे हो तो तीसरा आदमी हाथ साफ करके जाएगा ही। इज इट राइट? जब हम इंडियन ही लड़ते हैं तो पाकिस्तान तो आने ही वाले हैं, ऐसा है ना? तो हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये देखना है हमारे अपने अंदर कौन सी दुश्मनी चल रही है, हमारे अंदर कौन सी कॉन्फ्लिक्शंस चल रही है, हमारे अंदर कौन सी बैटल चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, और जिसके वजह से हम अपने आप से ही कंफर्टेबल नहीं है, हम अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम अपने आप को इंफीरियर कॉम्प्लेक्स समझ रहे हैं। तो वो बाहर से तो आदमी वैसे ही समझेगा, बिकॉज आप ही अपने अंदर कुछ समझ नहीं रहे हो, है ना? आप बोलोगे मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरा वजन बढ़ गया, आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आजकल मेरे साथ वैसा हो रहा है, अपने आप को कोसते रहते हो, तो बाहर से आदमी ज्यादा आपको कोसेगा, है ना? आप बोलोगे यार आजकल पता नहीं मेरी नींद ठीक से नहीं हो रही, आजकल पता नहीं मेरा पेट साफ नहीं होता है, मेरा पाचन नहीं हो रहा है, आप अपने आप से कंप्लेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके जो न्यूरो है जो बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो आपके अगेंस्ट दुश्मन पैदा कर रहे हैं ब्लड के अंदर ही, राइट? और फिर जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो किसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किसका क्रिएटिनिन बढ़ेगा, किसका क्या बढ़ेगा, हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। तो ये सब रिग्रेशन करना पड़ता है। रिग्रेशन का मतलब ये नहीं होता है जो लोग समझते हैं कि पिछले जन्म में जाना, वो रिग्रेशन नहीं होता है। रिग्रेशन का मतलब आज मैं समझाता हूं, इसका मतलब है आज जो इश्यू है उसके पीछे जाना कि ये स्टार्ट कब से हो गया, और कुछ नहीं है। मेरे बचपन से गुस्सा मुझे स्टार्ट हुआ है, बचपन से मुझे दर्द स्टार्ट हुआ है, बचपन से मुझे फियर है, डर है। मतलब आपने बचपन में देखा होगा 2 साल की उम्र में कि छिपकली आई, कॉकरोच आया, मम्मी ने छलांग मारी, चिल्लाया, तो बच्चे ने देख लिया अच्छा मतलब इसके आने से छलांग मारना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, तो फियर बैठ गया उसके अंदर, क्योंकि उसने मम्मी को देखा है ऐसे करते हुए, राइट? अब उसको रिग्रेशन करना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में जब उसने पहली बार छलांग मम्मी ने मारी और उसने उसको इमोशनली कैच किया है, उसका रिग्रेशन करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसके बाद कितनी भी ऐसी चिपकली या कॉकरोच है, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इट राइट? और ये जो डर है, आप बोलो कि क्या फर्क पड़ता है अगर छोटा सा डर है जानवर का, एनिमल का, ऐसा नहीं है। ये डर आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ बीमारियां पैदा कर रहा है, फियर क्रिएट कर रहा है। समझ में कि नहीं? फियर किस चीज का क्रिएट कर रहा है? कुछ खाओगे तो अंदर फियर रहेगा, ये पचेगा तो नहीं, एसिड तो नहीं होगा। कुछ करोगे, बिजनेस करोगे, जॉब करोगे, तो अंदर डर लगेगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, राइट? ड्राइव करने जाओगे तो अंदर से डर लगेगा कि मेरी ड्राइविंग तो ढंग से होगी कि नहीं। आप स्विमिंग करोगे तो डर लगेगा, आप हाइट पे जाओगे तो डर लगेगा। मतलब वो बाहर का एक डर अब अंदर का डर अलग डायरेक्शन ले रहा है। समझ में कि नहीं? वो सेडिमेंट हो गया, वो रूट मूलाधार चक्र में एक फियर बैठ गया है कि ऐसा होने से ऐसा होगा। तो ये क्यों बना है? क्योंकि हम इंडिया में, इंडिया के कल्चर में, हम या तो पेरेंट्स के जेनेटिक्स से रहते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम से रहते हैं, हमारे रिलीजन के कल्चर की बिलीफ सिस्टम से रहते हैं, मान्यताओं से चलते हैं हम लोग। बाहर के देशों में लोग किसी मान्यताओं से नहीं चलते। कल भी मैंने बहुत काफी डिटेल में समझाया, अमेरिका के काफी कल एग्जांपल्स मैंने दिए कि बाहर के लोगों के बच्चों में ना पेरेंट्स अपनी कुछ मान्यता डालते ही नहीं है, वो उसको स्पेस देते हैं, वो उसको इंडिपेंडेंट करते हैं, और इसलिए उनकी हाइट्स ज्यादा होती है। आप देखना इंडिया के बाहर के लोगों की आप हाइट्स देखना ज्यादा है। लड़कियों में हाइट्स कम नॉर्मली क्यों होती है? फियर की वजह से होती है, क्योंकि जैसे बॉर्न होती है ना तो माँ बाप बोलते संभाल के रहना, जमाना बहुत खराब है आजकल, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो डर के वजह से लड़कियों की हाइट बढ़ती नहीं है। फॉरेन में लड़कियों को डराते ही नहीं है, बिंदास छोड़ देते, तो उनकी हाइट ज्यादा रहती है। आप स्पोर्ट्स में भी लड़कियां देखना, उनकी हाइट्स क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि डर नहीं होता है, वो स्पोर्ट्स वाली जो भी महिलाएं होती है। लेकिन इन जनरल महिलाओं में इंडिया में ज्यादा डर होता है कंपेयर टू अदर करके, राइट? दैट इज द फैक्ट। तो ये रिग्रेशन में क्या है, वो हर वो चीज निकालनी है जो माता पिता ने हमारे अंदर ठूस ठूस के डाली है। जैसे मेरे पापा ने ये बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर डाली थी कि एक पे पैसा कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा पैसा नहीं मिलता है, हमने तो खून बहाया तब पैसा आया। तो वो बिलीफ सिस्टम बैठ गया, अच्छा खून बहाना पड़ता है तब पैसा आता है, जबकि ये रॉन्ग बिलीफ है, पैसा तो कैसे भी आ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा है करके हम लोग बहुत इंडिया में ना हम लोग बहुत फ्लुएंटली वर्ड्स का यूज करते हैं, शब्द का इस्तेमाल करते हैं, माता पिता स्पेशली बात कर रहा हूँ। जैसे अभी ये बच्चा जाएगा कहीं, अरे संभल के रोड क्रॉस करना, एक्सीडेंट होएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, सुई लगेगी, सलाइन लगेगा, स्टिचेस आएंगे। मतलब अब तो वो बच्चा नीचे भी नहीं उतरा, उसके अंदर उसकी पूरी हमने हॉस्पिटल की विजुअलाइजेशन करवा दी, प्लास्टर की ऐसा वैसा ऐसे करवा दी। अब ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो बोले देखा नीचे वॉचमैन वो ऐसा ही है, तेरे जैसा पढ़ नहीं रहा था इसलिए, मतलब इसको सीधा वहां नीचे डाल दिया हमने। समझ में आ रहा है?
तो ये जो चीजें, इसका रिग्रेशन करना है। रिग्रेशन में मतलब कभी वूम रिग्रेशन से निकालना है, कभी प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन से निकालना है, कभी हमको मनी रिग्रेशन से निकालना है। ये रिग्रेशन पार्ट ऐसा है कि जहां पे एक एक मेमोरी की रिग्रेशन, एक एक क्वांटम पार्टिकल्स का रिग्रेशन करना है, जहां पे भी हमारे अंदर ब्लैक डॉट्स है, ऑरा के अंदर है, सबकॉन्शियस में है या ऑरा के बाहर है, ये सारे डॉट्स के रिग्रेशन करने पड़ेंगे। जैसे आप दिवाली दशहरा में सफाई करते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं? तब आप कितनी छोटी छोटी चीज की सफाई करते हो। मतलब ये लैंप आप साफ करोगे, एसी के ऊपर जाके आप साफ करोगे, ये बल्ब को नीचे उतारोगे, ये पंखे को उतारोगे, ये फ्रेम को उतारोगे। मतलब ये एक प्रकार की रिग्रेशन तो है, क्योंकि पूरे साल में जो भी कचरा जमा किया आप उसको साफ कर रहे हो। मतलब अगर आप सोचो कि इस चीज को भी सफाई की जरूरत है, आपको नहीं लगता आपकी अपनी सफाई की जरूरत है? अपनी सफाई, क्योंकि हम तो लाइव एंटिटी है, ये तो चलो ऑब्जेक्ट है, डेड है, इसको तो कहीं मिट्टी धूल लग जाती है। अब क्या है कि फॉरेन में, कल मैं जो कल्चर की बात कर रहा था आप लोगों की, कि वहां स्पेस देते हैं, इसलिए ज्यादा किसी को ताना तुनी नहीं देते, किसी को मतलब हर्ट नहीं करते हैं। लेकिन आप ऑब्जेक्ट भी देखो, वहां की कारों में डबल फिल्टर के साइलेंसर लगे होते हैं, तो वहां पॉल्यूशन भी नहीं होती। आपके दिल्ली में देखो क्यों पॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जहां पेट्रोल की गाड़ी है वहां केरोसिन डालते हैं, है ना, रॉकेल डालते हैं, तो उसमें कितना कार्बन क्रिएट होता है करके, राइट। और वहां पे डबल फिल्टर वाला पेट्रोल होता है, और उसके बाद उनके साइलेंसर में भी डबल फिल्टर होते हैं, तो धुआं ही नहीं निकलता। तो इसका मतलब है कि हम लोग कचरा अंदर जमा करने के लिए भी सोचते नहीं है खाने पीने में, और बाहर कुछ भी बोलने के लिए भी सोचते नहीं है, किसी को कुछ भी बोल देते कभी भी। क्योंकि हमें भी बचपन से ऐसे ही गाली गलों से बड़ा किया गया है माँ बाप ने, तो हमें लगता है ठीक है, बोलने में क्या, अरे तू तो गधा है, नालायक है, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसे बोल देते। और वहां तो क्या, अगर ऐसे बोलेंगे ना, तो स्कूल में टीचर ने बोला है, माँ बाप ने कभी भी बोला ना पुलिस स्टेशन चलना, माँ बाप के अगेंस्ट कंप्लेन कर देना आप। तो माँ बाप भी डरते हैं बच्चों को बोलने के लिए, समझ में कि नहीं मेरी तो कंप्लेन हो जाएगी करके। तो ये शब्द का जो खेल हम कर रहे हैं, तो उसका रिग्रेशन करना पड़ता है कि मैंने कौन से शब्द अनजाने में इस्तेमाल किए या जाने में इस्तेमाल किए, और मुझे माफी मांगनी है। बिकॉज मैं बहुत पहले के टॉक में कह चुका हूं कि एक शब्द जो हम गलत इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से 200 ग्राम वजन बढ़ता है, और एक गलत इमोशन की वजह से 500 ग्राम वजन बढ़ता है हमारे अंदर। तो जब हम उसका रिग्रेशन करेंगे तो वो हमारा वेट रिडक्शन होगा, राइट। तो वेट रिडक्शन सिर्फ हम उसको फिजिकल वेट नहीं कहेंगे, उसको ये भी कहेंगे कि सामने वाले के दिल के अंदर जो दुख दिया है, जो दर्द दिया है, वो वेट भी कम करना है हमें। या हमने अपने दिल के अंदर कोई चीज दबा के रखी है, उसको वेट भी कम करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि उसने कुछ बोल दिया और मैंने पकड़ लिया। तो जब भी हम प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, किसी का समझो कोई 30-35 एज का है, 40 साल का है, तो वो 2 साल 5 साल की बात को भी तभी याद कर लेता है रिग्रेशन के वक्त, जबकि वो भूल भी गया रहता है, कॉन्शियसली भूल गया रहता है। लेकिन रिग्रेशन के वक्त वो याद देता है कि नहीं, मैंने एक दिन ऐसा किया, मम्मी ने बहुत चाटे मारे, ऐसे मारे, मतलब लोगों के सामने मुझे जलील किया, और वो चीज मैंने पकड़ के रखी है जब 2 साल का था। क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें की, रिश्तेदार थे और बोला कि देख तूने ऐसे कर दिया, तो उसको बहुत फील हो गया करके, ऐसा है, समझा कि? तो वो जब हम रिग्रेशन करेंगे, माफ करेंगे, मदर को माफ करेंगे, अपने आप को करेंगे, गिल्ट नहीं करेंगे भाई मैंने वो गलती क्यों करी थी, या मुझे उन्होंने डांटा क्यों था, तब जाके वो चीज रिलीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है कि हम जो 55-60 की एज के बाद जब हम कार्डियोग्राम करते हैं और हम बोलते हैं ये ईसीजी में ना ये इसलिए खराब है क्योंकि इसका हार्ट ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। वो फिजिकल हार्ट नहीं होता है, वो इमोशनल हार्ट होता है, जिसके वजह से 50-60-70 साल के बाद फिजिकल हार्ट खराब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे अंकल अमेरिका में है, उन्होंने 2008 में बाईपास ऑपरेशन करवाया, 2 बार करवाया, और उसके बाद भी जब उनकी कार्डियोग्राम निकाली और मैं जब उनको मिलने गया, तो मुझे बोला उदय ये क्या हो रहा है, ये बार बार मैं सर्जरी करवा रहा हूँ, मेरा हार्ट फिर से ब्लॉक हो रहा है। तो फिर मैंने उनको अपने स्पिरिचुअल वे से बताया ऐसे जो मैं अभी समझा रहा, तो उन्होंने उसको सीरियसली लिया नहीं। और फिर मेरे जाने के बाद और 2 बार उनके बाईपास ऑपरेशन हुए। फिर उन्होंने एक बार मुझे फोन किया, बोले उदय तू क्या बता रहा था उस दिन मुझे, अब तू समझा। मैंने कहा अंकल कि आप बुरा मत मानना, मेरी सगी मासी ने भी जो भी आपको एज अ वाइफ जो भी बोला है, और आपने उस चीज को जो पकड़ा है ना, वो आपका हार्ट ब्लॉकेज क्रिएट किया है। तो आप है ना मासी को फॉरगिव करो, अपने आप को भी फॉरगिव करो, रिलीज करो, उसके बाद आप देखो। बोले ऐसे हो जाता है? मैंने बोला देखो आप ट्राई करो।
तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उनको हीलिंग सीखनी नहीं थी। तो फिर मेरे पास तो ये एक एफर्मेशन बेस्ड ही मॉडलिटी थी, होपोनोपो वगैरह मैंने सिखाया। उसके बाद उन्होंने श्रीधर से की। फिर 6 महीने के बाद जब उन्होंने कार्डियोग्राम निकाला, तब से लेके आज 12 साल हो गए। 2010 की बात थी ये। आज तक उनको हार्ट ब्लॉक नहीं हुआ और कभी उनको बाईपास ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कैसा है, हम सर्जरी करके वो ब्लॉक निकालते हैं, लेकिन अंदर जो इमोशनल ब्लॉक है ना, उसको हम निकालते नहीं है। और वो चीज क्या होता है, आपने सिर्फ उसको पकड़ के नहीं रखा। आप है ना रेडियो एक्टिव पर्सन हो, आप है ना जैसा रेडियो कैसा होता है, रेडियो कैसा होता है ना, वो वेव्स खींचता भी है, वेव्स देता भी है ना। तो हम रेडियो एक्टिव लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर वाइब्रेशंस है। तो जो तरंगे पकड़ते हैं या जो तरंगे होल्ड करते हैं, वही तरंगों को हम बाहर निकालते हैं। तो हमने किसी के तानों को पकड़ा ना, तो चलते फिरते हम भी लोगों को ताने मार देते, बेमतलब का। हमें बॉम्बे में तो ज्यादा होता है। मतलब सुबह जब लोग ट्रेन पकड़ते हैं तो थोड़े फ्रेश रहते हैं, लेकिन जैसे किसी का धक्का लग गया ना, लोग गाली गलौज करते हैं, क्योंकि घर का फ्रस्ट्रेशन निकाला। सुबह सुबह किसने नींद में से उठा दिया, डब्बा भर के नहीं दिया, या ऑफिस जाना है, स्ट्रेस है करके, और रिटर्न आने के बाद उसका स्ट्रेस और लेवल बढ़ जाता है। किसी ने पैर के ऊपर पैर रख दिया तो गाली गलौज कर देते वो लोग। जो फ्रस्ट्रेशन बॉस के ऊपर नहीं निकाल पाए ट्रेन में, किसी के ऊपर भी निकाल देते। और हम फैमिली मेंबर तो क्या होता है, फैमिली मेंबर को टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं कि भाई मैं तुम पे नहीं निकालूंगी तो किस पे निकालूंगी। समझ में कि नहीं? मतलब यही तो 2 4 लोग 5 लोग हम घर पे हैं ना, इस 4 दीवार के अंदर। तो हस्बैंड वाइफ बच्चे, बच्चे हमारे पे, हम बच्चों पे, या मदर इन लॉ हम पे, हम मदर इन लॉ पे, किसी सिस्टर इन लॉ, किसी पे भी निकालते हैं, बिकॉज वो रिजॉल्व नहीं किया, वो रिग्रेशन नहीं किया। ये चीज समझ लो। जब तक हमने उसको डिसॉल्व नहीं किया, रिग्रेशन नहीं किया, तब तक वो चीजें हम ट्रांसमिट करते ही रहेंगे। ये हमारे अंदर है। क्योंकि जो आपने पकड़ा है, आप कितने गुस्से को पकड़ा है, तो आपका गुस्सा बाहर आएगा। आपने डर को पकड़ा है तो डर बाहर आएगा। समझ में कि नहीं? आपने किसी नफरत को पकड़ी है, हेट्रेड रिवेंज पकड़ी है, तो आप तो वही करने वाले हो। क्यों आप सोचो कि ये इतने टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसके बाद वो मर भी जाते हैं, उनको फांसी भी लगती है, फिर से टेररिस्ट अटैक होते हैं? क्योंकि जो इनके ओरिजिनेटर है, जो टेररिस्ट इनको बना रहे हैं, वो उन्होंने पकड़ा है कि बस मुझे है ना उसको खत्म करना है, और वो गॉड के लिए खत्म करना है। मतलब वो एक एंकरिंग करके रखा है, एक हायर एंकरिंग बोलते हैं एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। तो हम भी है ना ऐसी चीजों को पकड़ के रखते हैं। जैसे लड़की कभी शादी करके जाती है ना, तो मायके वाले बोलते हैं भाई पति को हाथ में रखना, नहीं तो फिसल जाएगा करके, मतलब एंकरिंग करके रखा है उसको, ऐसा है करके। और जब लड़की आती है तो लड़के के माँ बाप उसको बोलते हैं कि लड़की को संभालना, नहीं तो लड़की फिसल जाएगी करके। मतलब दोनों जन पहले ही युद्ध के लिए तैयार है, दोनों जगह से उसको तैयार किया जाता है। ऐसा है कि भाई ये दुश्मन घर पे आने वाला है, और तुम्हें बस उसको संभालना है करके, वो तुम पे हावी नहीं होना चाहिए, ऐसा है करके, राइट? तो ये चीजें क्या होता है, बिकॉज हमारे अंदर है ना 2 चीजें हैं। एक है रेजिस्टेंस और एक है रिजेक्शन, और रिग्रेशन उसी के लिए करना है। कौन से 2 चीज के लिए करना है? रे, हाँ, रेजिस्टेंस और रिजेक्शन। ये 2 चीज के लिए क्यों करना है? क्योंकि आप फ्लो में नहीं बह रहे हो। जब आप रिग्रेशन करोगे, आप फ्लो में आ जाओगे। आप कोई चीज को रिजेक्ट नहीं करोगे। मुझे है ना लोग काफी बार पूछते हैं कि सर आप इतनी ट्रैवलिंग करते हो, आपको फूड का प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको नींद का प्रॉब्लम नहीं होता है? मैंने कहा, मैंने वास्तु पे पीएचडी की है, मैंने नेचुरोपैथी के, मैं डॉक्टर भी हूँ। मुझे पता है कौन सा खाना खाना और नहीं खाना, मुझे पता है कौन से डायरेक्शन में सर रखना, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन मैं एक भी लॉ फॉलो नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं है। समझ में कि नहीं? मैं कहीं का भी खा लेता हूँ, मतलब स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे नल का भी पानी पीना मैं पी लेता हूँ। ऐसा नहीं भाई मुझे वो बिस्लरी का पानी चाहिए। समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं मुझे साफ सुथरा खाना चाहिए, ऐसा है करके। नमस्ते। मतलब उतना भी मैंने देखा कि लोग शादी में भी जाते हैं, जो खाना खाते हैं, काफी बार उन्हें लगता है अरे अंदर पता नहीं कैसा बनाया होगा। तो कुछ तो हमारे तो जैनिज्म में तो लोग खाना भी नहीं खाते, ये सोच के कि नहीं पता नहीं कैसा कैसा बनाया रहेगा, तो खाते नहीं। मैं तो सब खा लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये प्योर वेजिटेरियन है ना, नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है। मतलब ये बर्तन तो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया रहेगा, मतलब उतना भी उनके अंदर वो एक रेजिस्टेंस, एक हेलो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना भी रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करोगे, जितना भी रिजेक्शन डिसॉल्व करोगे रिश्तों में या फूड में, आपकी बॉडी इजीली एक्सेप्ट करेगी। और जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कभी कोई बीमारी हो सकती है करके। रामदेव बाबा ने जितने भी हमें योगा सिखाए हैं, उसमें
हमें भस्त्रिका, प्राणायाम, अनुलोम विलोम या कपालभाति जो भी हमें सिखाया है ना, उससे हमारे अंदर के रेजिस्टेंस को निकालते हैं, तभी हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारा माइंड फ्रेश होता है। हम मतलब मेडिटेशन में एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करते हैं कि क्यों गुस्सा है, क्यों डर है, क्यों इरिटेशन है, क्यों एंजाइटी है, क्यों डिप्रेशन है। तो मतलब कितना एक योग साधना सिंपल है, लेकिन उसको फिर धीरे धीरे ना हमको स्पिरिचुअल वे में समझना पड़ेगा, उसको सिर्फ बॉडी लेवल पे एक्सरसाइज नहीं समझनी है हमको। ये मतलब ये भी रिग्रेशन है, योगा भी एक रिग्रेशन है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप बोलोगे "अरे यार मेरी तो टांग ऐसे नहीं होती है", जब आप योगा करने जाते हो तो धीरे धीरे थोड़ा करते हो, फिर 10 दिन के बाद और थोड़ा करते हो और थोड़ा करते हो, मतलब देखो ये रिग्रेशन हो गया। समझ में है कि नहीं? पहले बोलते नहीं नहीं मेरे से तो सिर्फ है ना 15-20 ही कपालभाति होती है, फिर आप देखते हो नहीं अब तो 100 भी हो रही है, मेरे पास इतनी भस्त्रिका होती है, मेरा ब्रेथ का होल्ड है ना सिर्फ 10 सेकंड का है, नहीं अभी मेरा 15 सेकंड का भी होल्ड होता है, अभी 20 सेकंड का होल्ड होता है। मतलब ये पैरामीटर्स है, ये समझा रहा है कि आपने रिग्रेशन किया तब आप ज्यादा होल्ड कर पा रहे हो, ज्यादा डीपली ले पा रहे हो, ज्यादा आप अच्छे से छोड़ पा रहे हो, ज्यादा बॉडी को फ्लेक्सिबल बना पा रहे हो, ज्यादा आपके हाथ पे, अभी छोटे बच्चे 2-2.5 साल के देखो, उनके हाथ पैर कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि कुछ होल्ड ही नहीं किया उन्होंने, कुछ पकड़ की बातें नहीं रखी है। लेकिन जैसे ये बच्चा बड़ा होता है ना और बातों को पकड़ता है, उसके भी बॉडी रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का है, या अस्थमा का प्रॉब्लम है, या स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, साइटिका का प्रॉब्लम है, ये जो भी प्रॉब्लम है, मतलब हमने कुछ तो होल्ड किया है, रेजिस्ट किया है, उसको लेट गो नहीं कर रहे, उसको रिलीज नहीं कर रहे, उसको रिलीव नहीं कर रहे, और उसको रियलाइज नहीं कर रहे। ये बहुत सारे आर हैं जिसको हमको समझना है रिग्रेशन में। तो हम क्या करते हैं रिग्रेशन में, अब आपको मैं सिस्टम समझाता हूं। हम उसको रिलीव करवाते, रिलीव का मतलब उसी सीन को वापस ले जाते। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? मैं एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, बॉम्बे वर्सोवा में रहता था, उस टाइम पे मिस्टर इंडिया की शूटिंग चल रही थी, आपने नाम सुना होगा मूवी का। तो मेरे स्कूल के सामने वर्सोवा बीच था, वहां शूटिंग देखने जा रहा था। तो पहली बार मैं शूटिंग देखने गया और मैं देख रहा था ये एक ही चीज को 10 बार ये करते हैं, रीटेक रीटेक करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं है ये क्यों कर रहे हैं। तो मैंने फिर घर पे जाके मैंने अंकल को बोला कि ये कैसी शूटिंग थी, ये लोग है ना एक ही चीज को 10 बार रिपीट करते हैं। तो मेरे अंकल के ना एक डायरेक्टर केसी बुकाडिया करके जो पहचान थे, जो पिक्चर बनाते थे, वो घर पे आए, उन्होंने मुझे बताया कोई भी सीन गलत होती है ना हमको रीटेक करना पड़ता है। उस टाइम पे फिर मुझे समझ में आया, अच्छा कोई भी चीज गलत होती है तो उसको रीटेक करना पड़ता है। ये बात मेरे उस दिन दिमाग में रखी थी। तो मुझे बोला देखो तुम्हारी भी पढ़ाई में कभी गलती होती है, तुम वापस उसको पढ़ते हो कि नहीं? मैंने हाँ मैं तो बार बार पढ़ता हूँ। बोलता है इसी को ही कहते हैं। तो फिर मुझे रिग्रेशन में भी समझ में आया, जो गलती हमने करी है ना उसको रीटेक करना पड़ता है, लेकिन सुधार के रीटेक करना पड़ता है, उस गलती को दोहरा के रीटेक नहीं करना पड़ता है। ये पहली बात मुझे समझ में आई। फिर उन्होंने मुझे ये बात तो समझाई, मैंने छोड़ दी। उसके बाद जब मैं कुछ और शूटिंग्स देखने लगा, और फिर मुझे उन्होंने एक पिक्चर में काम भी दिया, कुदरत का कानून में मुझे काम दिया। उन्होंने मुझे बोला कि ये 4 बंगला से 7 बंगले तक एक जुलूस निकलने वाला है, तुम इसके पीछे भागना करके, ऐसा है। प्राण था और जैकी श्रॉफ थे। तो मुझे एक डंडा दिया और बोले भागो उसके पीछे। तो मैं सोचा बस मुझे क्या, मुझे तो भागना ही है करके, मेरे स्कूल के ड्रेस में था, मैं भागा उसके पीछे। तो उन्होंने फिर मैं वो शॉट को कट किया बहुत सारे भीड़ का। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते ये लोग भाग नहीं रहे, सही ढंग से नहीं भाग रहे। मैंने कहा सही ढंग से तो भाग रहे। बोले ऐसे नहीं, वो विलियन के पीछे भागना था, तुम लोग हीरो के पीछे भाग रहे। तो उसका पूरा शूट को रीटेक करवाया करके, समझ में है कि नहीं? मतलब हम कभी गलत चीज के पीछे भागते हैं ना, उसको भी रीटेक करना पड़ता है हमें लाइफ में। गलत जॉब के पीछे, गलत इंसान के पीछे भागते हैं, गलत चीज को हासिल करने के लिए भागते हैं, तो उसका भी रीटेक करना पड़ता है। अब जब इतने साल के बाद जब मुझे ये समझ में आया कि एक सेंसर बोर्ड होता है, आपने नाम सुना होगा, सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है, कोई भी पिक्चर को रिलीज होने से पहले वो देखते हैं, ऐसा है। और देखने के बाद वो बोलते हैं ये वल्गर सीन है, इसमें अब्यूजिंग लैंग्वेज है, ये गलत है, दंगे फसाद हो जाएंगे, इसको आप निकालो। तो ये वो कट करते हैं वो सीन, और वो पिक्चर में आने नहीं देते। और या तो वो लोग क्या करते, उस चीज को पूरा रीशूट करते, उस सारे कैरेक्टर को उसी जगह पे ले जाते और उनकी पूरी शूटिंग करवाते हैं। और फिर जब हम देखने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि पहले कुछ गलत सीन था, गलत डायलॉग्स थे, और अभी इन्होंने उसको सुधार दिया करके, राइट। और उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन मिल जाता है करके। तो हम भी रिग्रेशन में क्या करते, हम लोग रीलिव करते, हम उस लोकेशन में
जाए के भी कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे बैठ के भी उस लोकेशन का रिग्रेशन यहाँ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, लंदन दुबई जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है करके। हम यहाँ लेटे लेटे भी उस सीन को रिलीव, क्योंकि माइंड में ही है ना पूरा सीन, प्लान तो अंदर ही है, हमने पूरा वो स्क्रिप्ट किया है, हमने उसको पूरा लीव तो किया था, अब इसको रिलीव कर रहे हैं। तो हम उसको जब रिलीव करते हैं ना, तो हम अपनी चेतना बढ़ा के करते हैं, कॉन्शियसनेस को राइज करके, मतलब सेंसर बोर्ड के साथ अभी रिलीव कर रहे हैं। पहले तो हमने बगैर फिल्टर का कुछ भी कर दिया था, उटपटांग कुछ भी कर दिया था। अब हम जब अवेयरनेस है ना, अवेयरनेस को मैं सेंसर बोर्ड बोलता हूं, समझ में कि नहीं, मतलब जिस चीज को हम समझ के करें ना, होश में करें, उसको मैं सेंसर बोर्ड बोलता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, हम चेतना बढ़ाते हैं, सेंसर बोर्ड को सामने रखते हैं और बोलते हैं कि देख तूने ये जो किया, तुझे लग रहा है कि तूने सही किया? बोलते नहीं, ये तो मैंने गलत किया। इतने समय तो मुझे लग रहा था मैंने सही किया, उसने गलत किया, लेकिन आज जब आप मुझे पीछे लेके गए, तब मुझे समझ में आया कि ये गलती तो एक्चुअली मेरी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो खुद अपनी अवेयरनेस के साथ, सेंसर बोर्ड के साथ अपने आप को देख रहा है कि उसने झूठ बोला था, फंसाया था, या कुछ दंगे किए थे, या कुछ अटैक किया था। अब वो उसको फॉरगिव कर रहा है, मतलब क्योंकि अब उसको रियलाइज हो गया, रिलीव हो गया, रियलाइज हो गया। अब उसको रिलीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब वो ब्लैक पार्टिकल्स को, वो सीन को रिलीज कर रहा है, वो घटना को रिलीज कर रहा है। और रिलीज करने के बाद ये रिग्रेशन यहाँ खत्म नहीं होता, रिग्रेशन का लास्ट पार्ट होता है रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग का मतलब अब ये गलती को वापस नहीं दोहराएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज द कंप्लीट। तो उसको नहीं दोहराने के लिए उसको हम प्रोग्राम करते हैं। अब दूसरी बार ये सिचुएशन आई तो तुम बहुत प्यार से स्वीकारोगे, तुम उसको गुस्सा नहीं करोगे। छिपकली आई तो तुम डरोगे नहीं, तुम उसको स्वीकार लोगे करके। अगर वो इंसान की याद तुम्हें आई तो तुम्हें इरिटेशन नहीं होगा। समझ में कि नहीं? तो ये चीज को रिप्रोग्रामिंग करके एंकरिंग करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुदरत वापस आपकी परीक्षा लेगी। लेगी कि नहीं, मुझे बताओ। आपने स्कूल में कभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की होगी ना, व्याकरण की मिस्टेक की होगी ना, और आप भूल भी गए होंगे कि आपकी स्कूल में बहुत सारी मिस्टेक होती थी। लेकिन जॉब के टाइम पे जब आप इंटरव्यू देने जाते हो या कोई ऐसा लेटर ड्राफ्ट करके देते हो ना, तब जब आपकी मिस्टेक्स पकड़ते हैं ना, तब आपको समझ में आता है, अरे हाँ, मुझे भी स्कूल में तो टीचर ने बहुत डांटा था, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, मैंने करेक्शन नहीं किया, देखो आज वही गलती मुझे भारी पड़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो भी गलतियां हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं और करते ही जाते हैं रिपीटेडली, उसकी सिचुएशन वापस हमारे सामने खड़ी होती है, कुछ ना कुछ वापस कोई ना कोई ताने मारने के लिए खड़ा हो जाता है हमें। इज इट राइट? और जब तक हम उसको करेक्शन नहीं करते, पूरा रिग्रेस नहीं करते, रिप्रोग्रामिंग नहीं करते, हम तो उसको दोहराते ही रहेंगे, क्योंकि आदत सी पड़ गई है, ये हमारा एक लूप पैटर्न है करके वो करते ही जाएंगे। मतलब दवाइयां खाना, पेन किलर खाना, उसी डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, या मतलब ये तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ, या रिश्तों में भी ऐसा ही कि वापस कुछ दिन तक नाराज हो जाना, बात ही नहीं करना, वो अलग कमरे में, हम अलग कमरे में, मतलब फिर उनकी बातें पकड़ के रखना, फिर एक टाइम आके फिर हम बस्ट आउट हो जाते हैं। समझ में कि नहीं? क्योंकि भरे पड़े ना हम लोग सब भरे पड़े हैं अंदर। हमने उसको दबाया है, सप्रेस किया है करके, उसको स्वीकारा नहीं है। हम बोलते अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम आता है वही सारी चीजें बाहर निकालते हैं, हम उल्टियां करते हैं उसकी। करते कि नहीं? उसी चीज की उल्टियां करते हैं। हम बोलते हैं अरे 2 साल पहले की बात, 2 साल नहीं 10 साल पहले भी ये हुआ था। हम बोले अरे 10 साल पहले कब हुआ था? बोले तुम भूलते ना, मैंने अभी तक याद रखा है करके। मतलब आप सोचो 10 साल तक आपकी 4.5 लीटर की खून को आपने ऑक्यूपाई करके रखा है। मतलब आपने एंगेज किया है आपके रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, उस बात को लेके कि 10 साल पहले इसने मेरे साथ ये किया। तो ब्लड जब भी फ्लो होता है ना उस लीवर से, किडनी से, तो वो वहां अटक जाता है, क्योंकि वहां गिल्ट पकड़ के रखा है, गुस्सा पकड़ के रखा है, एंगर पकड़ के रखा है। तो ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है उस ऑर्गन से, उस हार्मोन से, उस सिस्टम से। तो जब आप रिग्रेशन करते हैं, उसके बाद मैंने लोगों के सिर्फ ऑरा में चेंजेस नहीं देखे, मैंने लोगों के मेडिकल चेकिंग भी करवाई, रिपोर्ट्स भी करवाया। और आप बिलीव नहीं करोगे, किसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, किसका लिम्फोसाइट्स बढ़ गया, किसी का कैंसर की गांठ कम हो गई, किसी की पथरी निकल गई। तो मैं तो बहुत हैरान हो गया। मतलब जब मैंने 2009 में स्टार्ट किया था, और मैंने 2011 में मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, 3,500 लोगों के ऊपर रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये जो भी क्वांटम थियरी जो है, ये पूरे लॉ ऑफ कर्मा पे काम करती है। और वो कौन से कर्मा पे काम करती है? जो चीजें ऊपर आती है ना। आपने क्या बोलते हैं,
पॉपकॉर्न्स बनाए कि नहीं? पॉपकॉर्न्स बनाए, कैसे बनाते हो आप? फुटते हैं, है कि नहीं? तो संचित का प्रारंभ भी पॉपकॉर्न के जैसा है कि कोई पंक्चर करेगा और वो चीज बाहर आती है, या तो एक समय ग्रह करता है कोई एक कहते हैं अब साढ़ा सती आ गई है, अब ये जैसा 2020 राहु का काल आ गया था, उसने पॉपकॉर्न बना दिया। मतलब हमारे लंग्स जो कमजोर थे, वो वायरस ने आके बता दिया कि देखो तुम्हारा सैचुरेशन लेवल कितना डाउन है, तुम्हारे लंग्स कितने वीक है करके, समझ में कि नहीं? तो ये क्या होता है, ये संचित का प्रारंभ आता है, ऊपर आता है समय समय के हिसाब से। मतलब कोई नर्वस ब्रेकडाउन, किसी को डिप्रेशन का आता है, पॉपकॉर्न हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का जॉब चला जाता है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि हमने उसको आने से पहले उसको क्लियर नहीं किया। साढ़ा सती आने के पहले, सैटर्न की पनौती आने से पहले आपने शनि से फॉरगिवनेस नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो उसका सब जस्टिस होता है ना, तब आपको उसकी भरपाई करनी पड़ती है ना? मैं देहरादून की जेल में अक्सर जाता हूँ ये सब सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप चार दीवार में कैद हो, हम लोग भी कैद हैं, लेकिन सिर्फ हमारी दीवारें दिखती नहीं है। आप भी कुछ अपना कर्म निभा रहे हो, आप भी कुछ भुगत रहे हो अंदर, चार दीवार के अंदर कुछ गलतियों की सजा। हम भी कुछ गलतियां की है, तभी हम संसार में आए, नहीं तो हम भगवान नहीं बन जाते। समझ में कि नहीं? हमें सिर्फ टाइटल नहीं मिला है, आपको क्रिमिनल का टाइटल मिल गया, हमको टाइटल नहीं मिला है। गलतियां सब करते हैं, चोरी सबके अंदर भरी पड़ी है, लेकिन बोलते हैं जो पकड़ा गया वो चोर, ऐसे बोलते हैं ना, राइट? तो हमारे अंदर की जो चोरियां है ना, उसका रिग्रेशन करना है हमको, कि कौन सी चोरियां हमने की है, दबा के रखी है, छुपा के रखी है, जो हमने किसी को बोली नहीं है। तो हमें क्या लगता है हम कितने शातिर दिमाग के, देखो आज तक किसी को पता ही नहीं मैं ये कर रहा हूं, लेकिन आपको पता नहीं, आपकी बॉडी उसमें वीक होते जाती है, आपकी बॉडी अंदर कमजोर हो जाती है, बिकॉज वो चीज आपने दबा के रखी है, आपने रिलीज नहीं किया, आपने क्लियर नहीं किया करके। और जब यूनिवर्स में कोई भी चीज को आप पकड़ के रखते हो ना, तो वो चीज स्टेगनेंट हो जाती है। स्टेगनेंट का मतलब कैसा होता है कि समझो एक पेड़ है, एक पेड़ का एक पौधा है, आप उस पौधे को या पत्ते को अगर आपने ऐसे जकड़ के पकड़ लिया, तो वो ग्रो होगा? मर जाएगा वो। समझ में कि नहीं? तो हमने जो अपनी गलतियां करी है और उसको दबा के रखा है, पकड़ के रखा है, कि कन्फेशन नहीं किया है, किसी को बताया नहीं है, तो वो चीज ना हमने अपने अंदर ही चीजों को दबा के रखा है, उसको हम वेसो कंस्ट्रिक्शंस कहते हैं, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है ना? जिसके वजह से हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म्स होते हैं, या हमारे किडनी फेलियर्स होते हैं, हमारा जो नेफ्रॉन सेल्स होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बिकॉज हमने उसको पकड़ के रखा है। तो अंदर की जो नसें होती है ना, वो धीरे धीरे उसकी अंदर की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, कड़क हो जाता है करके, राइट? लेकिन जब हम चीज को बोल देते हैं ना, बाहर निकाल देते हैं, कन्फेशन कर देते हैं, वो वैसो डायलेट हो जाती है, वो नरम हो जाती है नसें। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? वो क्लियर क्यों हो जाती है? बिकॉज अब हमने उसको रिलीज कर दिया, है ना? जैसे हम पंचकर्मा में जाते हैं तो कोई हमें एनिमा देता है, कोई हमें पंचकर मतलब हमें संत बात देता है, कोई स्टीम बात देता है, तो कोई मड बात देता है, तो सब अंदर का कचरा बाहर निकलता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो शरीर हल्का हो जाता है कि नहीं? लेकिन ये केमिकल मतलब ये तो बॉडी लेवल की बात हुई, लेकिन हम बोलते हैं ना मन हल्का होना चाहिए, मन हल्का होना है। लेकिन मन हल्का होने का मतलब ये नहीं कि आप अपना दुख 10 लोगों को सुनाओ। आप बोलेगा अब मैं हल्की होगी लोगों को बोल के कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, आपने उनके अंदर भी वही सीड्स डाली है कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। कल आप अकेले दुखी थे, आज वो 10 लोग ने उनके अंदर ये गांठ बांध दी है कि ये आदमी दुखी है। मतलब जो रिग्रेशन आप अपना करके उस दुख को निकाल सकते थे, अब आपको 10 बार रिग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दुख की पार्टिकल्स आपने उनके अंदर भी डाली है, गलत चीजें डाली है ना? जैसे अभी आप समझो सड़क पे चल रहे हैं और किसी गाड़ी वाले ने कीचड़ उछाल दिया आपके ऊपर, आपके कपड़े गंदे होंगे कि नहीं? आप क्या करोगे? गाली दोगे कि नहीं उसको? गाली दोगे कि नहीं? ये देख के नहीं चल सकता मेरे कपड़े गंदे कर दिए, राइट? तो यही होता है कि हम अपने जो दुख दर्द है ना, हम बोल के दूसरे को भी दुखी करते हैं, दूसरे को भी ऐसे कीचड़ उछालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको रिग्रेशन करके डिसॉल्व करना चाहिए, उसको बोल के बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज शायद आप भूल भी जाओगे, लेकिन वो सामने वाला नहीं भूलेगा। सामने वाला क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि उसने तो, वो क्यों मेहनत करेगा आपके लिए?
वो क्यों रिग्रेशन करेगा आपके लिए? करेगा? वो नहीं करेगा, राइट? मतलब जो गाड़ी जा रहा है वो बोलेगा मैंने थोड़ी उछाला, कीचड़ तो बाहर थी, मैं तो अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। वो क्यों आपके कपड़े धोएगा? समझ में कि नहीं? कपड़े गंदे आपके हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉज इज इन द सफरर। ये आज बात ध्यान में रखो कि जो आदमी भुगतता है ना, कारण भी उसी में होता है। और रिग्रेशन का मतलब ये है कारण को निकालना। और कभी भी कारण दूसरों में नहीं होता, ये सेल्फ में ही होता है। हमने देखा नहीं, यहाँ कीचड़ है, हम कीचड़ के बाहर जा रहे हैं, हमको अवेयरनेस नहीं थी कि कभी भी गाड़ी तो जाने ही वाली है, ये सड़क है, तो कीचड़ तो हम पे उड़ने वाली है। आप कितनी भी गालियां दो, गलती आपकी है, मान लो आप। दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। तो रिग्रेशन का मतलब ये है कि मेरे अंदर जो तकलीफें हैं, मेरे अंदर स्ट्रगल है, सफर है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये जो भी चीजें हैं उसका मुझे रिग्रेशन करना है कि क्यों मैंने अंदर उसको जगह दी, मैंने उसको क्यों जन्म दिया, मैंने उसके सीड्स को अंदर क्यों लाया। और जब आप वो करोगे, आपका टेंशन स्ट्रेस धीरे धीरे एक एक करके डिजिटली कम होगा। ऐसा नहीं कि अभी रिग्रेशन किया चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका रिलीज हो जाएगा। और जैसे रिलीज हो जाएगा ना, आपको ये सारे जो संचेत के जो प्रारंभ बाहर भी आएंगे ना, तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको पहले ही क्लियर कर दिया। समझ में कि नहीं? मुझे कभी भी समझ में आ रहा है कि अब मेरा आगे कुछ ऐसा ऐसा कुछ घटना होने वाली है, मैं उसके लिए पहले ही बहुत हीलिंग करता हूँ, बहुत फॉरगिवनेस करता हूँ। वो घटना हो ही जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाली है, लेकिन अब मैं पहले से ही प्रिपेयर था। पहले से प्रिपेयर था क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ काम किया है ना। अब मैं शॉक में नहीं जाऊंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, हाय राम मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो चीज के लिए मैंने पहले से बहुत सारी तैयारी की थी। राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे वीजा के लिए अप्लाई करना था यूएस के लिए, तो मैंने 10 लोगों को पूछा कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है कि वो लोग रिजेक्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया भाई आपका कभी इनकम टैक्स वीक होगा, या उनको डाउट आएगा कि भाई आप वहां रहोगे, वापस नहीं आओगे, जो जो क्राइटेरिया उन्हें बताया। मैंने वो हर चीज को क्लियर कर दिया अपने अंदर। और फिर मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, और उन्होंने एक झटके में मुझे 10 साल के लिए वीजा दे दिया। तो ये चीज होती है कि आप प्रिपेयर करते हो क्या पहले अपने आप को, वो घटना घटने से पहले। तो मेरे आगे जितने भी लोग थे वीजा की लाइन में, 5-6 लोग थे, सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जबकि उनके अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन कुछ कुछ एक एक पॉइंट्स उनको खटक गया। समझ में कि नहीं? तो हमें क्या करना है? शादी करने से पहले रिग्रेशन करनी है, कुछ भी खाना बनाने से पहले रिग्रेशन करना है। रिग्रेशन का मतलब मैंने ये नहीं बोला पिछले जन्म में जाना है। रिग्रेशन का मतलब जो गलती मैंने पहले की थी वो मैं नहीं दोहराऊंगा, या जो मुझे अज्ञानता थी, जो मेरे इग्नोरेंस थी, उसका मुझे ज्ञान लेना है, उसको भी रिग्रेशन बोलते हैं। आप ये ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि नहीं नहीं मुझे पहले बताया नहीं था इसलिए मेरे से गलती हुई। ये एक्सक्यूज नहीं है। समझ में कि नहीं? मतलब काफी बार गलती होने के बाद हम ये सिंपल बोल देते कि नहीं मुझे किसने बताया थोड़ी, लेकिन ये ज्ञान पहले आपको लेना चाहिए था। समझ में कि नहीं? अभी मैं बोलूंगा भाई मैंने सिग्नल क्रॉस कर दिया रेड को, मैंने बोला मुझे तो कभी किसी आरटीओ वाले ने बताया नहीं जब मैं लाइसेंस लेने गया, तो वो तो किताब मुझे पढ़नी पड़ती ना कि भाई रेड के टाइम पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? वो क्यों बताएगा? उसने तो सिर्फ ये देखा कि आप गाड़ी ढंग से चला रहे हो, और उसने 500 कायदे में से आपको 5 कायदे पूछे, आपने उस 5 के आंसर दिए, आपको लाइसेंस मिल गया। लेकिन 495 में आपको कितने कायदे नहीं पता, उसको उससे क्या लेना देना? ये तो लक की बात है। इज इट राइट है? तो आप ये नहीं बोल सकते हो मेरे पास तो लाइसेंस है मैं तो कभी भी क्रॉस कर सकता हूँ। ऐसे बोल सकते हो आप? कभी नहीं बोल सकते हो। मतलब हम जैसे बच्चे को बोलते ना, मैं तेरा माँ बाप हूँ, मैं कुछ भी बोलूंगा तुझे सुनना पड़ेगा, तेरे से ज्यादा दिवाली मैंने देखी है, मैंने तुझे पैदा किया है। अरे ये थोड़ी लाइसेंस हुआ, ये लाइसेंस ऐसा थोड़ी हुआ करके आप कुछ भी बोल सकते हो करके। तो ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले आप है ना एक पॉज दो, उस पॉज में रिग्रेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि अभी मैं ये करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, क्या मैंने इसके पहले ये काम किया है और उसमें कुछ गलती की है, तो मुझे अभी सुधारने दो, फिर मुझे ये काम करने दो। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ये मैं करने जा रही हूँ, क्या मैंने पहले नहीं किया, तो मुझे उसका ज्ञान लेने दो, फिर मैं करूँ। हाँ ओके चलो मैं, इज इट राइट? तो वो अगर आप उसको ज्ञान लो के, मतलब नॉलेज लेने के बाद अगर अटेम्प्ट करोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगा। इज इट सिंपल? मतलब पहले दो ही कंडीशन है। अगर आपने वो चीज कर ली है,
तो आप देखो कि भाई मैंने कुछ पहले गलती से तो नहीं की थी। सही बात समझ में। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी मैं आपको बोलूंगा आप चाय बनाओ मेरे लिए, राइट? तो आप है ना चाय बनाने से पहले सोचोगे कि भाई पिछली बार मैंने इनको जब चाय दी थी तब मैंने शक्कर सही तो डाली थी कि नहीं, ज्यादा कम तो नहीं की थी, और इनको कितनी चाहिए मैं मतलब मुझे याद है कि नहीं। तो फिर आप उस हिसाब से चाय बनाओगे, राइट? या आप बोलोगे ये तो पहली बार है, मुझे क्या पता ये कैसी चाय पीते हैं। तो आप क्या करोगे, आप आके मुझे पूछोगे ना, भाई आप शक्कर पसंद करते हो नहीं करते हो, और करते हो तो कितनी करते हो। मतलब आप नॉलेज ले रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपने कोई चीज पहले कर ली है तो देखो कि भाई पहले कोई गलती तो नहीं की थी है, क्योंकि आप सेकंड टाइम करने जा रहे हो। और अगर आप पहली बारी कर रहे हो तो पूरा नॉलेज लेके करो, अज्ञानता के साथ मत करो, इग्नोरेंस के साथ मत करो। क्योंकि वो गलती जो पहली बार कर लेगी ना, पूरी दुनिया उसको पकड़ लेगी। क्योंकि वो बोलेंगे भाई तुम्हें पहले ज्ञान लेना था, पहले नॉलेज लेना था, तुमने अटेम्प्ट कैसे किया। आप बोले पहली बार है माफ कर दो, वो थोड़ी माफ करने वाले। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि मैं दुबई एयरपोर्ट पे गया, कुछ 8 साल की पहली बात है, और मैंने अच्छा लगा एयरपोर्ट, मैंने फोटो खींचे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा चलो अब मैं ये फोटो भेजता हूँ अपने लोगों को। तो पुलिस ने पकड़ लिया, मेरा हाथ में फोन था और उसने सीधे कचरे के डब्बे में डाल दिया, ब्लैकबेरी का फोन था। मैंने बोला ये क्या किया आपने, पुलिस वाले को बोला, और कचरे के डब्बे, वो डब्बे में देखा उसमें बहुत सारे फोन और पड़े हुए थे, आईफोन वगैरह महंगे महंगे फोन थे। तो मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग दिस, तो बोलता है आपने यहाँ फोटो क्यों खींची। मैंने कहा सॉरी सर मुझे पता नहीं था करके, बोलते यू आर नॉट अलाउड, तो यू कैन गो नाउ। तो मैंने बोला किसी ना इजीली आदमी बोल रहा है, मेरा सिम कार्ड अंदर है, मेमोरी कार्ड अंदर है। और उस टाइम पे इतना ऐसा नहीं था कि आप ईमेल से सब सिंक्रोनाइज करो, आई क्लाउड, ये सब इतनी सिस्टम वो 8-10 साल पहले नहीं थी। मतलब जो नंबर आप सेव करते थे वो आपके फोन बुक में मोबाइल में रहती थी करके, सिम के तो कुछ लिमिटेड नंबर सेव कर सकते थे। और मेमोरी कार्ड भी 2 GB का था करके उस टाइम पे। तो मैं उस ऑफिसर को समझा रहा हूँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, अभी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ और मेरे इस मोबाइल में सबके डिटेल्स हैं, मुझे प्लीज अलाउ करो। वो बंदा छोड़ ही नहीं रहा है। वो बोलता है यू शुड हैव नोन द यू शुड नो द लॉ ऑफ ईयर। अब मुझे कायदे यहाँ के क्या पता कि भाई आप एयरपोर्ट पे फोटो नहीं खींच सकते हो करके। हम तो इंडिया में खींच लेते हैं कि कहीं पे भी खींच लेते हैं करके। तो मतलब अभी गुरुद्वारा में कहीं खींच लेंगे, मंदिरों में वो सिर्फ बोलते मत खींचो या डिलीट करो, इतना ही बोलते हैं, मोबाइल थोड़ी कोई कचरे में फेंक देगा करके। तो वो कायदा उन्होंने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि सही में कुछ भी करने से पहले नॉलेज लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद जब भी मैं गया दुबई पे, मैंने कभी फोटो नहीं खींची। अब आप सोचो अगर मैं खींचता तो वो गलती को मैं रिपीट करता, तो फिर मुझे फायदा ही क्या हुआ उस चीज का, कि जब मुझे नॉलेज भी मिल गया और उस नॉलेज को भी मैं वापस इग्नोर कर रहा हूँ और मैं अपनी गलती को रिपीट कर रहा हूँ करके, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हर वो चीज पे आप अपना नजरअंदाज करो कि भाई आप पूरे होश में कर रहे हो क्या ये चीज। और अगर आप होश में कर रहे हो तो इसका मतलब आप गलतियां नहीं करोगे, बिकॉज आप सोच समझ के कर रहे हो। और अगर उसके बाद गलती हुई तो सबसे पहले काम क्या करो पता है, 2 काम करना है। एक तो कन्फेस करना है कि मेरे से गलती हुई, और दूसरा उसकी पूरी जिम्मेदारी लो, आप फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। क्यों? अब आप दूसरे को कोस नहीं सकते, ब्लेम नहीं कर सकते हो कि ठीक है गलती हो गई लेकिन इसके जिम्मेवार तो वो था, ये भी नहीं, मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हो गलती हो गई। और आप ये नहीं बोल सकते उसने गलती की। जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि उसके वजह से ये मेरी गलती हुई, मतलब आप उसको एंकरिंग कर रहे हो कि इसके सुधरने के चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपके लिए क्यों काम करेगा, वो क्यों मेहनत करेगा आपके लिए, वो करेगा ही नहीं। क्योंकि वो समझ गया है करके कि भाई तुमने गलती की है, तुम सिर्फ ब्लेम मुझ पे कर रहे हो, तो वो क्यों करेक्शन करेगा। इज इट राइट? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने पहले उसको रिग्रेशन कर लिया, हमने उसको सुधार दिया, करेक्शन कर लिया, तो फिर दूसरी बार हम उसको दोहराएंगे नहीं। तो जब ये पैटर्न ही हमने अपनी तोड़ दी है तो आप अब एक नए माइंडसेट के साथ जियोगे। और जब हम कुछ नए माइंडसेट के साथ जीते हैं ना, तो मुझे लगता है कि सामने वाला इंसान हमें ज्यादा वैल्यू करता है ना? जैसे आजकल एक नए नए आईफोन्स आते हैं, नए नए रेफ्रिजरेटर, टीवी नए नए आते हैं, टेक्नोलॉजीज आती है, तो कस्टमर ज्यादा एक्सेप्ट करता है। नए कपड़ों की पैटर्न आती है, डिजाइन आती है, ज्यादा है। आप सोचो कि अगर किसी को आप 10 साल पुराना मोबाइल बेचोगे, क्या वो लेगा? पुरानी मतलब कपड़े की या ऑर्नामेंट्स की डिजाइन दोगे, बेचेगा? नहीं लेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी आपके अंदर कुछ नयापन नहीं है, थॉट का, फीलिंग्स का, एनर्जी का, तो आपकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। क्योंकि कोई इनोवेशन नहीं है,
कोई आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आपके अंदर नया जुनून नहीं है, कोई नई एनर्जी नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, उस चीज को करने के लिए पैशन नहीं है, इमोशन नहीं है, तो आपकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई। आप हर बार जो भी करते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, आप आज खाना बनाते हो जो आपने 10 साल से बनाया है, 20 साल से बनाया है, आज आप उसी खाने को बहुत उत्साह से बनाओ, तो उसमें एक अच्छी एनर्जी डालोगे आप। जैसे लोग कैसे गुरुद्वारा में उत्साह से बनाते, तो वो मतलब प्रसाद बन जाता है। हाथ भी वही रहते हैं, अपने जैसे ही लोग बनाते हैं, ऐसे कोई अलग भगवान कोई लोगों को नहीं भेजता, आपके हमारे ही जैसे सेवा करने जाते ना, लेकिन वहां उत्साह से बनाते। वो नहीं बनाते यार घर के लिए फिर से बनाना पड़ रहा है, क्या नसीब है, पता नहीं क्यों भगवान ने महिला बनाया, क्यों ऐसा किया, ये भी आप नहीं सोचते हो। अब वहां क्या सोच रहे हो, मुझे भगवान के सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आप बना रहे हो, उत्साह से बना रहे हो। इज इट राइट? तो यही होता है कि यहाँ अगर आपने सोचा कि मुझे घर के लोगों की सेवा करने के लिए भगवान ने भेजा है, तो आप उत्साह से बनाओगे, उमंग से बनाओगे, तो एक नई एनर्जी डालोगे उसके अंदर, राइट? तो खाने वाले इंसान को भी वो वाइब्रेशन तरंगे मिलेगी। वो 2 चपाती खाने वाला भी 4 खा लेगा, रोटी खा लेगा। क्यों खाएगा? क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस ऐसे डाले हैं। लेकिन आप ऐसे दुखी दर्द से बनाओगे, यार क्या करूं, बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं, मुझे इधर यहाँ काम पे लगा दिया है, तो फिर सही में आप उसको इंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर वो ड्राइविंग है तो इरिटेशन से ड्राइव करोगे, एक्सीडेंट करोगे। खाना है तो वैसे ही आप करोगे, पढ़ाई है तो आप वैसे ही पढ़ाई करोगे। आपको लगेगा बस मेरे ऊपर ही सब किताब का बोझ है, बाकी कोई तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मुझे ही पढ़ाई करना पड़ रहा है। मतलब ये सोचो कि उस समय, उस सिचुएशन में, उस जगह पे आपको ये करने का भगवान ने एक मौका दिया है, 100% कर लो आप। समझ में कि नहीं? अब मुझे आज 12,000 से ज्यादा बार भगवान ने मौका दिया ऐसे फ्री सेमिनार देने के लिए। मैं कभी झिझकता नहीं हूँ। अभी जब मैं यूएस गया था और वो लोग मुझे सीनियर सिटीजन के ग्रुप में लेके गए, पहले तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई एक अलग ग्रुप होगा, और अचानक उन्होंने मुझे बोला नहीं, आपको सीनियर सिटीजन सेकंड इनिंग हाउस में जाना है टॉक देने के लिए। तो मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया था वो तो फिर मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, और फिर मैं अचानक मुझे पूरा लेक्चर को चेंज करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत मजा आया, और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, चौथे दिन भी ऐसे ही हुआ। रोज वो लोग, इतना अच्छा लगा कि हर रोज मुझे नए नए सीनियर सिटीजन आश्रम में ले जा रहे थे वो लोग। तो एक्साइटमेंट के साथ किया। तो बाद में जब वीडियो अपलोड किया मैंने, और जब लोगों ने उसको सुना, जो इंडिया में थे दूसरे लोग, तो उनको बहुत मजा आया, बोले यार आपने कितना अच्छा टॉक दिया। आप सोचो अगर मैं दुखी दुखी वो टॉक देता तो क्या लोगों को मजा आता हो? मजा आता, नहीं आता। और मैं सोचता क्या भगवान भी जब देखो तब मुझसे बुलवा रहा है और किससे बुलवा नहीं रहा है। मतलब मेरी इतनी एनर्जी स्पेंड हो रही है, मुझे एक एक सेमिनार के लिए इतना ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, दिल्ली जाना, कभी बैंगलोर जाना है, कभी यूएस जाना है, कभी दुबई जाना है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि मुझे लगता है ऊपर वाले ने अगर मेरे अंदर कुछ सरस्वती कुछ दी है, और अगर मेरे जरिए किसी को फायदा होता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज क्या है, लोगों को तो कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो यूनिवर्स ने आपको इसलिए भेजा है कि आपके थ्रू कोई चीज भेजना चाहता है। कंपनी ने, अभी एक कंपनी होती है ना, वो कंपनी मोबाइल भी बनाती है, एसी भी बनाती है, टीवी भी बनाती है, रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, माइक्रोवेव भी बनाती है। लेकिन जब बनाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि भाई ये माइक्रोवेव खाना गर्म करने के लिए बनाती है, ये मोबाइल इनकमिंग आउटगोइंग के लिए बना रही है, ये एसी ठंडी के लिए बना रहे हैं। और वही कंपनी हीटर भी बनाता है, मतलब जो एसी बनाता है वो हीटर भी बनाता है। तो आपको नहीं लगता कंपनी को पता है ये प्रोडक्ट क्यों बना रहा है? पता होता है कि नहीं? तो भगवान को नहीं पता आपको क्यों भेज रहा है। तो आप भगवान को कंप्लेन क्यों कर रहे हो कि भगवान क्या मेरे तूने ऐसे क्यों किया? अरे उसको पता है क्यों भेजा आपको, किसके लिए भेजा, किस समय किसको हेल्प करने के लिए भेजा। बस आप उसको होने दो, आप उसको करने दो, उसमें ज्यादा इंटरफियर मत करो, दखल अंदाजी मत करो। इज इट राइट? मतलब जो एसी आप घर पे लेके आओ, वो ये नहीं बोलेगा यार कूलर को तो तुम लाए नहीं, मेरे को अकेले को लेके आए, मैंने ऐसे क्या गुनाह किया, मेरी बजा रहे हो, उसको तो तुम लाए नहीं। ऐसा वो कंप्लेन कर रहा है? कभी नहीं कर रहा है। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, वो नहीं बोलेगा यार तुमने इसके साथ मोबाइल फ्री मिला, उसको दिन रात यूज कर रहे हो, मेरे को तो कभी कभी यूज कर रहे हो, मेरी तो तुम्हें कोई वैल्यू ही नहीं है। बस गर्मी होती तो चालू करते हो, बाकी के टाइम तो देखते भी नहीं हो, साले झाले हो जाते मेरे ऊपर, चिपकली मर जाती है। ऐसा कभी कंप्लेन कर रहा है एसी? कभी नहीं कर रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हम इंसान कैसा है ना, हम स्वार्थ से, या हम क्या कहते हैं, मुनाफे से जीते हैं। मतलब बिजनेस माइंड से जीते हैं हम लोग, कहने का मतलब होता है। लेकिन ऐसे मत जियो। तो फिर उसमें क्या होगा, आपका जो रोल है उस समय का,
वो आप प्ले नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? आप प्ले नहीं कर पाओगे करके। तो आप जो भी रिग्रेशन का पार्ट है, जो मैं आज अभी एंड करने के पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जितना भी गलतियां आपने करी है आज तक, उसका आप पूरा सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो, जाति स्मरण जिसको बोलते हैं, वो करो, उसको फॉरगिव करो, अपने आप से करो, और मन ही मन में उन लोगों से करो जिनके साथ आपकी गलतियां हो गई है। अगर को मौका मिले तो फिजिकली जाके भी फॉरगिव करके आओ, उसके पैर पड़ के आओ, उसको गले लगा के आओ, अगर हो सके तो। बिकॉज नहीं तो ईगो साइलेंटली फॉरगिवनेस करता है, जाके माफी नहीं मांगता है, पैर नहीं पड़ता है, गले नहीं मांगता। अब इंसान सामने है, आप उसको बोल नहीं रहे हाँ भाई मैंने कबूल कर लिया मैंने गलती की। यहाँ 10 बार आप होपोनोपो कर रहे हो, 10 बार हीलिंग कर रहे हो, साइकिक सर्जरी कर रहे हो, लेकिन वहां बैठा है उसके सामने जाके बोल तो दो भाई गलती हो गई भाई सॉरी। ऐसा है। मतलब दो चीजें हैं, एक रिग्रेशन करना और एक ईगो को डिसॉल्व करना। ये दो चीज अगर आप कर पाए तो आपका एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा। अदरवाइज आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना। बिकॉज मैंने ये देखा है, लोग रिग्रेशन में देख तो लेते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मान भी लेते हैं हाँ वो पिछले जन्म में मैंने गलती की थी ना, इसलिए ये जन्म में मेरे साथ ये गलती कर रहा है। लेकिन अब क्या, जाके बोल दो भाई मैंने देख लिया है, और कि भाई मैंने ही गलती की थी, और अब मैं तुझे ब्लेम नहीं करूंगा, जो भी है मैं उसको स्वीकार रहा हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि जब आप किसी को माफ करते हो ना, तो आपके पीछे जिसने आपके लिए कुछ पकड़ा है ना, वो भी आपको माफ करेगा। ये भी एक चेन रिएक्शन है। आप यहाँ रिग्रेशन करते हो, कोई आपके लिए रिग्रेशन करेगा। यहाँ आप किसको सॉरी बोलते हो, कोई आपको सॉरी बोलने के लिए तैयार बैठा है। समझ में है कि नहीं? तो जो भी चीजें हैं उसको क्लियर कर दो वहां पे। इसलिए क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा है कि वहां पे संडे संडे दो चीजें होती है। एक होता है प्रीस्ट के सामने कन्फेशन करना केबिन में, और उसके बाद उसकी मास प्रेयर होती है ना? तो वो लोग फिर ज्यादा खींचते नहीं है, वही डिसॉल्व करते। हम लोग कैसा है ना, हम ये सारी चीजें ना फेस्टिवल के जैसे मनाते। त्योहार कैसा होता है, त्योहार जैसे हमारे जैनिज्म में होता है कि पर्युषण में लास्ट दिन होता है तो वेट करते, पूरा साल जो भी करना है कर लो, लास्ट में मिच्छामी डोकरम, मिच्छामी डोकरम हम ऐसे करते हैं करके वेट करते हैं हम लोग। और जैसे वो साल खत्म हो गया, मिच्छामी डोकरम खत्म हो गया, दूसरे बार क्या यार तूने ऐसा किया वैसा किया, मतलब फिर से एक नया मीटर चालू हो गया हमारा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम वेट करते हैं। ऐसा नहीं करना, उसको इतना होल्ड करने की क्या जरूरत है, उसको इमीडिएटली जो चीज समझ में आई उसको वही डिसॉल्व कर दो, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? तो उसमें आपकी हॉनेस्टी बनी रहेगी, उसमें आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा भाई मुझे क्या दबाना है क्या छुपाना है, ये करने की भी जरूरत नहीं, जो चीज है आप क्लियर कट कर लो करके। इज इट राइट? तो ये आपका ब्लड फ्लो भी होगा, आपका लिम्फेटिक फ्लो भी हो जाएगा, आपका न्यूरो अच्छा होगा, आपका सिग्नल अच्छा होगा, आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे, आपकी जितने भी डीएनए में अनहील्ड पार्ट की मेमोरीज है ना वो क्लियर होते जाएगी। और धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि यही चीजें मैं कर रहा था लेकिन हो नहीं रही थी, अब तो कितना इजी से हो रहा है। लेकिन पहले रोका किसने था? आपने ही रोका हुआ था कुछ चीजों को पकड़ के। लेकिन रिग्रेशन करके आपने उस चीज को क्लियर कर दिया, माफीनामा करके आपने उसको क्लियर कर दिया। अब आप ही रोक रहे थे और आप ही ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है करके, और कोई कर नहीं रहा है करके। इज इट राइट? तो मुझे लगता है ये बहुत इजी है। इसलिए हम लोग अलग अलग स्पिरिचुअलिटी की मॉडलिटी यूज करते हैं, कभी राजयोग करके, कभी सुदर्शन क्रिया करके, कभी क्रिया योग करके, कभी साइकिक सर्जरी करके। ये सब स्पिरिचुअलिटी का हम टूल्स यूज कर रहे हैं ताकि हमारी स्ट्रेंथ बढ़े फॉरगिवनेस के लिए, रिग्रेशन करने के लिए। समझ में कि ना, स्ट्रेंथ तो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं, है ना? जब ये ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारा हेमोग्लोबिन कम है, तो खून की दवाई देते, बॉटल देते, तैयार करते हमें। तो ये जितनी भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना स्पिरिचुअलिटी की, कोई चीज वेस्ट नहीं है, हर चीज आपको रिग्रेशन करने में हेल्प कर रही है। भले वो खुद गुरु कहेंगे कि हम रिग्रेशन को नहीं मानते, लेकिन उनका टूल्स रिग्रेशन को काम आता है ना? काफी लोग बोलते हैं हम लोग पास्ट लाइफ को नहीं मानते करके, वो भले नहीं मानते हैं, लेकिन ये तो मानते हैं कि इस समय के पहले भी कोई समय तो था, और इस समय के पहले भी आपने कुछ तो किया था कि नहीं। तो इसका मतलब तो पास तो था ही, पास तो था ही। ऐसा नहीं कि अभी आप जन्मे हो और अभी आप उसके सामने हो, और सामने हो उसको 5 सेकंड हो गए, 5 मिनट हो गए, तो 5 मिनट पहले भी तो पास्ट हो गया कि नहीं, 5 सेकंड भी तो पहले पास्ट हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब पास्ट है। अब आप ये बोलोगे कि पिछला जन्म नहीं है, ये आपकी बिलीफ की बातें हैं, लेकिन पास्ट है, कहने का मतलब है 100% है।
क्योंकि कितनी चीजें आपने सीखी नहीं है लेकिन आप कर रहे हो, कितने लोग को आप मिले नहीं हो लेकिन कुछ लोग आपके साथ बहुत अच्छे हैं, कितने लोग आपके बहुत नजदीक के हैं लेकिन बहुत बुरी तरह से आपके साथ रह रहे हैं। मतलब पास्ट था, कुछ तो हिसाब किताब पहले का बाकी था। तो आप मानो या ना मानो, इससे यूनिवर्स का टाइम चेंज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे एक बजा है, मैं बोलूंगा मैं मानता ही नहीं कि अमेरिका में 3 बजे रहेंगे, मेरे नहीं बोलने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं बोलूंगा नहीं मेरे घड़ी में ये बजा है, मतलब मेरे लिए ये सत्य है। आपके घड़ी में ये बजा है लेकिन वो जोन में क्या बजा है आपको क्या पता। इज इट राइट क्या नहीं राइट? अब लोग बोलते हैं अरे ये समय, ये अमावस का, ये बहुत बड़ी अमावस है, ये टाइम बहुत खराब है, ये 1 घंटा बहुत खराब है। लेकिन अमेरिका में तो अभी वो अमावस को और 12 घंटे बाकी है। तो आप अगर सोचो कि अगर आप अमेरिका के टाइम के हिसाब से अभी कुछ कार्य कर रहे हो तो फिर आपको बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ काम कर रहे हो आप उस समय के हिसाब से कर रहे हो। समझ में कि नहीं? मतलब ऐसा कुछ बुरा समय नहीं होता है, एक एनर्जी होती है, और अगर आपकी एनर्जी उस बुरी एनर्जी से ज्यादा पॉजिटिव है तो वो अमावस भी आपको कुछ नहीं कर सकती है, वो कोई कुछ चीज आपको नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब दो ही चीजें यहाँ समझने वाली। एक तो एनर्जी को बियॉन्ड राइज करो अपनी, दूसरी चेतना को इतनी बढ़ाओ कि फिर ये सारी चीजें ना आपको नोक जोक टोक जोक कुछ लगे ही नहीं, कुछ लगे ही नहीं। मतलब कभी आप नहीं भी कमा पाए तो भी आपको लगेगा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी हमेशा कमाता है, ऐसा थोड़ी हर बार इंसान जीतता है ना? आज जिंदा है, इससे बड़ी जीत और क्या चाहिए। इस मोमेंट में आपकी सांसें चल रही है। अभी आप चेक करो नेट पे, हर सेकंड में करीबन 64,000 लोग मर रहे हैं इंडिया में। तो आप तो लकी हो के नहीं, उस 64,000 लोगों से 64,000 लोग मर रहे कर, और वर्ल्ड में तो रोज कितने लोग मर रहे करके। तो कहने का मतलब है कि हम जिंदा है, उससे बड़ा और गिफ्ट क्या हो सकता है हमारे लिए। तो पहले तो उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलो, चलो ये मूवमेंट में मैं जिंदा हूँ, यहाँ पे हूँ, ये सुन रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ, और मैं अपने आप को कुछ करेक्ट कर रहा हूँ, कि कनेक्ट भी कर रहा हूँ, करेक्ट भी कर रहा हूँ कि हाँ ये गलती मैंने की थी, अब मुझे नहीं करनी है। तो इतनी समझ आपको दी है। कितने बच्चे बेचारे मेंटली रिटार्डेड है, उनको समझ भी नहीं है कि बेचारे क्यों रिटार्डेड है। कितने बच्चे फिजिकली हैंडीकैप है, उनको पता भी नहीं कि ऐसे अपाइज क्यों है। वो क्या करेंगे, वो क्या रिग्रेशन करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ पूरी जिंदगी जिएंगे और कुछ नहीं कर सकते वो। इज इट राइट? तो रिग्रेशन तो उस टाइम पे पेरेंट्स को करना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे को क्यों जन्म दिया, क्योंकि बच्चा भुगत नहीं रहा है। बच्चे को तो समझ भी नहीं रहा है कि मैं ऐसा हूं करके। भुगत कौन रहा है? माँ बाप। और माँ बाप क्यों है कि जब मैंने इन लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और माँ बाप ने बोला ये मेरा बच्चा कैसा है, देखो थोड़ा बड़ा हुआ और वो घर से बाहर गया पढ़ने के लिए और आज तक वापस नहीं आया और मुझे पूछा भी नहीं, भगवान मुझे ऐसा बच्चा दे जो हमेशा मेरे साथ रहे। बस एक थॉट हमने छोड़ दिया और दूसरे जन्म में यही बच्चा अपाइच होकर आपके घर में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मतलब हम कभी बोलते यार तेरे से तो नहीं होना अच्छा है, मतलब भगवान क्यों ऐसा बच्चा दिया, तो नेक्स्ट टाइम में वो मिस कैरेजेस हो जाएंगे, मतलब ऐसा या ऐसा बच्चा बॉर्न होएगा कि जो ना के बराबर ही है। राइट? तो ये जो भी थॉट हम डालते हैं भगवान उसको तथास्तु करते हैं। भगवान बोलते कोई बात नहीं, जैसे हम मॉल में जाते हैं ना, हम ट्रॉली लेते हैं और जो भी सामान हम डालेंगे कोई हमको रोकने वाला नहीं है। आप कुछ भी डालो, 10 प्रकार की पेस्ट डालो, साबुन डालो, शैम्पू डालो, कुछ भी डालो, बाहर निकालने के टाइम पे आपसे वो बिल लेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। तो बिल पे करने के पहले आपको जो भी ट्रॉली से निकालना है निकाल दो, नहीं तो उसका बिल पे करना पड़ेगा आपको। इज राइट? दैट इज अ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है जो भी ट्रॉली में डाला है उसको निकालो, जब तक वो प्रारंभ में नहीं आता है तब तक आपके पास मौका है। प्रारंभ में आ गया फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा, उससे आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। इज इट ओके? सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि हमें कितना सफाई करनी है, कितनी क्लियरेंस करनी है। छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें क्लियरेंस करनी है, और हम ही कर सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। आपको 200 400 जन्म मिलेंगे, 700 जन्म मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी करनी पड़ेगी। आपको कोई जन्म दे देगा लेकिन कर्म कोई नहीं लेगा आपके। आपके कोई लाइफ पार्टनर बन जाएगा लेकिन कर्म नहीं लेगा। आप किसी को पैदा भी कर दोगे, बर्थ भी दो दोगे, वो भी आपका कर्म ठीक नहीं करेगा। करना तो आप ही को है, आपकी सोल जर्नी है। ठीक है, चलो थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है बिफोर आई एंड? सर वो कल वाली चीज मुझे पूछनी थी। हाँ जैसे आपने बताया था जो यंग सोल्स है वो हाँ, भी इतना ज्यादा वो मतलब बहुत करते हैं बहुत बिकॉज उसके साथ 63 चक्रस है, सोलर प्लेक्सेस है। तो मतलब यूनिवर्स जो कुछ करना चाहता है वो इनके जरिए करना चाहता है, एक मास वॉल्यूम के थ्रू करना चाहता है।
यंग सोल के बाद जो भी मैच्योर सोल की लेवलें होती है ना, ये लोग साइलेंटली सब करने वाले हैं। मैं उनकी बात करता हूं जो एक्शन से करने वाली की बात कर रहा हूं। यंग सोल एक्शन में करते हैं, मतलब एक फिल्म बन गया, एक लीडर है, एक स्पोर्ट्समैन है, खेल रहा है, आप देखो कितनी ऑडियंस है उसके लिए, है कि नहीं है? और कितनी तो मतलब टीवी पे देख रही है उनको, लाइव मैच देख रही है। मतलब सोचो कि वो एक्शन वाली यंग सोल है। और यंग सोल के बाद जो मैच्योर सोल है, जो अंदर यात्रा करती है, जो हु एम आई को सर्च करती है, वो साइलेंटली सारी ऑडियंस के अंदर बदलाव लाती है, और वो किसको समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धा यहाँ पे बैठे थे, कृष्णा बैठे थे ध्यान में, और कितने लोगों को ब्लेसिंग मिल रही, किसी को नहीं समझ में आया। समझ में कि नहीं? तो आपको डिसाइड क्या करना है, मतलब डिसाइड तो ठीक है, लेकिन आपको ये फ्री विल चॉइस होती है कभी, कि यंग सोल के जैसे कुछ एक्शन में फिजिकल बॉडी पे कुछ करना है, कि मुझे साइलेंटली बैठ के बस ध्यान प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, और लोगों के लिए दुआएं करनी है। ये आपकी फ्री विल चॉइस है कि नहीं? समझ में कि नहीं? अभी कोई लोग सोचेंगे मैं गुरुद्वारा में जाके लोगों के चप्पल इकट्ठे करूं, जूते इकट्ठे करूं, वो फिजिकल लेवल पे यंग सोल काम कर रहा है। और कोई सोचेगा मैं अंदर जाके खाना बना के करूं, और कोई बोलेगा कि भाई बस मैं तो दुआएं करके वहां पे वो मेडिटेशन करते रहता है, और वो काम वही करता है, दिखता किसी को कुछ नहीं। समझ में कि नहीं? तो ये फ्री विल चॉइस होती है हमारी। तो हमें जितना हो सके डूअर्स नहीं बनना है, मतलब कर्ता भाव में नहीं आना है, तब आप यंग सोल से आप मैच्योर सोल पे आओगे। जब तक आपको लगता है नहीं 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 मैं नहीं करूंगा तो कैसा चलेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब अभी भी ईगो पार्ट है आपके अंदर कि मैं करूंगा तो होगा। समझ में कि नहीं? आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मैं अगर बच्चे की रक्षा नहीं करूंगी तो कौन करेगा, अरे भगवान नहीं है क्या? मतलब ये ईगो पार्ट कहाँ से आ गया? इज इट राइट? आपको ख्याल रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर 1 घंटे बाद बोलो अब मुझे फोन करना, मुझे फोन करना, मुझे फोन करना, तुम किधर हो, तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कौन है। ये वो फिजिकल लेवल पे एक्शन आपकी नहीं चाहिए। आप एक बार उनको पूछ लिए भाई आप पहुंच गए, उसके बाद आप उनके लिए हील करो, प्रेयर करो कि बस अभी वो जो भी करने गया वो अच्छा काम कर रहा है, बस बात खत्म हो गई। तो जितना फिजिकल का डूअर से आप कम आते जाओगे, आप इवॉल्व जल्दी होते जाओगे, ऐसे मैं कह रहा हूँ। राइट? मतलब जिन्होंने भी ये देश की आजादी के लिए जो युद्ध किया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन इन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया। उसमें कितने लोग मरे, मारे, ये तो हुआ ही, हमने देखा बैटल में तो ऐसा ही होता है। लेकिन उसके बाद उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ये युद्ध करना बेकार था, जैसे महाभारत में भी बाद में बोला कि ये चीज अगर ऐसे टल जाती थी। इसलिए कोर्ट में भी आप जाते हो ना किसी के अगेंस्ट में, तो वो बोलते भाई आप म्यूचुअली अगर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर दो तो अच्छा है, नहीं तो ये तो बहुत लंबा चलने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी चीजें अगर आप ऐसे ही रिग्रेशन करके ठीक कर सकते हो, तो क्यों किसी के पीछे हम इतना कोर्ट कचहरी में जाएं, केसेस करें? ठीक है, गलती उसकी कर ली, और तुमने भी तो गलती की, चलो पकड़ी, अभी तुम्हारी नहीं गई, कल तुम्हारी गलती पकड़ी जाएगी, ऐसा होता है। राइट? तो इसलिए मैंने बोला कि आप यंग सोल से ना एक लेवल ऊपर आ जाओ, मैच्योर सोल लेवल पे आ जाओ, और बस अपना अंदर का, अंदर की दुनिया देखो, अपने अंदर की यूनिवर्स को देखो। और जब आपने पूरी अंदर की यूनिवर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया, अपने अंदर के भाव को, इंसान को, आत्मा को, अब आप बाहर निकलो ओल्ड सोल के लिए, अब आप एक्सप्रेस करो, बिकॉज अभी आपने पूरा अपने अंदर का ब्रह्मांड समझ लिया है ना? जैसे आपने देखा होगा कि ये जो बायोपिक की पिक्चर बनाते ना, जैसे अभी कल मैं बता रहा था MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ऐसी जो पिक्चर बनाते हैं ना, ये लोग पहले ना उन कैरेक्टर के साथ कुछ रहते हैं, जब उसको पूरा समझ लेते ना, फिर शूट पे जाते हैं ये लोग, फिर उसकी पिक्चर के लिए वो लोग स्क्रीन पे आते हैं करके। तो हमें लगता है हाँ यार इसने तो ऐसे ही रोल किया, कपिल देव का देखो, इसके दांत भी वैसे, इसके बाल भी वैसे, लेकिन उसने पूरी उसकी स्टडी की ना। समझ में, ना पूरी उसकी स्टडी की है। तो हमें भी क्या अपनी स्टडी करनी है, हमको किसी की बायोपिक नहीं बनानी है, हमें अपनी बायोपिक बनेंगे। राइट? हमको ऑटोग्राफ करनी है, ऐसे मतलब हमने अपनी बायोग्राफी करनी है कि भाई मैं कौन से लाइफ से मैंने क्या क्या किया है, और क्या क्या अधूरा छोड़ा है, और मुझे क्या पूरा करना है, वो चाहिए हमें। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा किस चीज में हूँ। हाँ 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 हाँ। दुखी बहुत कम करती है, अगर उसमें देखो, एक तो क्या है, हम उसको उसी वक्त हीलिंग करवा देते हैं, उसी वक्त फॉरगिवनेस करवा देते हैं, और इसलिए बगैर हीलिंग के हम उसका रिग्रेशन भी नहीं करते।
मतलब हम किसी का ऑपरेशन तब करेंगे जब वो कंसर्न लिखता है कि हाँ मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, और अगर उस ऑपरेशन टेबल पे मेरा डेथ भी हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ, तो उसका ऑपरेशन करते हैं हम। तो हमको जब सिखाया गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, तब बोला भी गया था कि ये कंसर्न लेना। तो तब मैंने सोचा ये रिग्रेशन का कंसर्न क्यों होता है, फिर मुझे समझ में आया ये सोल सर्जरी है। तो सर्जरी का कंसर्न तो होता है कि नहीं। तो आदमी ये नहीं बोलेगा कि बाहर आने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया, पहले से ज्यादा दुखी हो गया। कोई ये नहीं बोलेगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन के बाद मेरा तो और ज्यादा पेन हो रहा है कि नहीं। अब अपेंडिक्स पेन नहीं करा, वो टाके मुझे ज्यादा दर्द दे रहे हैं। वो तो दर्द देंगे ही, लेकिन उस टाके के लिए ही आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, पेन किलर दी जाती है कुछ दिन तक करके। तो आपको हीलिंग मॉडलिटी दी जाती है, आपको 21 दिन 45 डेज आपको फॉरगिवनेस कंटिन्यू करना पड़ता है, तब वो चीजें निकल जाती है। नहीं तो सरफेस पे तो आ गई, समझ तो आ गई, लेकिन उसको आपने पूरी तरह से निकाला कहाँ पे, ऐसा है ना। आप नहीं निकालोगे तो तकलीफ होगी। अभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ और मैं तुरंत घर पे जाके कुछ भी खाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा क्या डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, इधर तो इतना पस हो गया। तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वैसे पोस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, ऐसा है। इसलिए हम उनको पहले ही समझा देते हैं कि कुछ दिन पहले हीलिंग करो, मेडिटेशन करो रिग्रेशन के पहले, और रिग्रेशन के बाद 21 दिन 45 दिन 90 दिन और ज्यादा करो, ताकि जो चीज उखड़ गई है, जो चीज बाहर आ गई है, उसको आप सेटल कर पाओ, ऐसा है करके। और लोग डरते हैं या डाउट करते हैं, लेकिन दोनों चीजें गलत है। बिकॉज आपकी ही अंदर की फाइलें हैं, तो डर के क्या फायदा है। अगर आप उसको हील नहीं करोगे, बाहर नहीं निकालोगे, तो कल आपको डील करना पड़ेगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, अगर आप डाउट रखोगे तो उसको बाहर आने नहीं दोगे। बिकॉज डाउट और फियर दोनों रूट मूलाधार चक्र में। अगर डाउट पकड़ के रखोगे तो फियर रखोगे तो रूट चक्र ओपन ही नहीं होगा, मूलाधार ओपन ही नहीं होगा, ऐसा होता है। मैंने जितने भी लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए, 90 से 95% लोगों ने मुझे देखा अपनी पास्ट लाइफ में, क्योंकि मेरा ऑरा बहुत ट्रांसपेरेंट है। मैं उसको लॉक नहीं करता हूँ, ब्लॉक नहीं करता हूँ कि कोई मुझे देखना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं सर मैं आपको इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ। मैं पूछता हूँ बोलो मेरा नाम क्या है, बोलो कौन सी जगह है, ईयर क्या है। वो जब बोलते हैं तो मुझे ऑलरेडी पता होता है कि वो चीज तो मैंने भी देख ली है। समझ में कि नहीं। तो अगर आपका ऑरा ट्रांसपेरेंट है तो आपको डरने वाली बात क्या है। वो देख भी लेगा कि भाई आपने उसका मर्डर किया या आपने उसका कुछ गलत किया है, तो ठीक है ना भाई। कौन सी चीज कब तक छुपेगी। ये यूनिवर्स कभी, मतलब ये बाढ़ जो आती है, ये भूकंप आती है, यही तो बताती है कि भाई आपने कितना विनाश किया है, यही तो चीज बता रही है। छुपती थोड़ी है चीजें। कि कोरोना आया, चुपती थोड़ी है चीजें, ऐसा है ना। राइट। मतलब कई बार जैसे ड्रीम्स आते हैं, सपने में ऐसे ऐसे जगह दिखाई देती हैं, तो आप सोचते हो तो कहते हैं मैं तो यहाँ गया भी नहीं, या हाँ मैंने हाँ ऐसे टीवी पे देखा, रील पे हाँ। देखा, तो वो क्या है सर। वही पास्ट लाइफ ही है। बस लाइफ की मतलब आप वहाँ मूव किए हैं। राइट, मूव किया 100%। मेरे साथ भी काफी बार होता है, जब मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे हाँ ये तो मैंने देखा था, ऐसा वैसा करके। तो वो पॉपअप होता है बीच बीच में, ऐसा है। पास्ट लाइफ कभी भी किसी भी तरीके से आ जाती है क्या? मतलब आप जैसे मेरे बीवी है वो जो आज आ नहीं पाए, हाँ, तो यही है कि उनको विजन्स आते हैं। आते ही रहते हैं वो। मतलब मैंने बोला ना, जिसका या तो ऑरा ट्रांसपेरेंट है, या तो किसका इंट्यूशन है, साइकिक पावर है, उसको विजन आते ही रहेंगे। वो विजन उसको इतने ज़्यादा आ रहे हैं हाँ कि उसको अपनी जितनी भी इस लाइफ में स्ट्रगल्स हैं उसका हाँ उसका रीज़न उसको पता लगता है। हाँ। राइट राइट उसी राइट। का पता लगता जा रहा है कि वो रीज़न उस लाइफ की वजह से। अब वो अब और किसी को बता नहीं सकता, सही अगर बात किसी को बताएगा तो लोग उसको समझेंगे कि है, मेंटली मेंटली पाए, वीक हो बरोबर गया है है। ये। राइट राइट। लेकिन रियल में उसको ये महसूस होता है नहीं, कि फैक्ट है, मैंने फैक्ट है। ये एग्रेशन किया, राइट राइट मैंने ये चीज़ की, तब ये चीज़ें मेरे साथ राइट हुई। राइट राइट राइट। नहीं होता है, हमारे भी ग्रुप में एक है, एक अंकल है, बहुत एजेड है, चेन्नई में रहते हैं। उनको क्लियर कट विजन आता है। वो 2 बार मुझे हांगकांग लेके गए, और मैंने बोला अंकल मुझे हांगकांग क्यों लेके आए आप। बोलता है बेटा तुझे पता है यहाँ मेरा पास्ट लाइफ की पूरी फैमिली है। मैंने बोला आपने कभी रिग्रेशन करवाया। बोले नहीं मैंने रिग्रेशन नहीं करवाया। मतलब फिर आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी कितनी 32nd विजिट है हांगकांग की, ऐसा है। मैंने बोला इतनी बार आ गए हो आप। बोलते हैं हाँ, जब मुझे पहला विजन आया था मैंने अपनी फैमिली को देखा, और वो फैमिली अभी इधर है, तो उस लाइफ में मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, और इसलिए मैं बार बार आता हूँ उनकी सेवा करने के लिए, ऐसा है करके। तो मैंने बोला अंकल इससे तो बेटर है आप हीलिंग सीख के हीलिंग करो करके। फिर उन्होंने हीलिंग सीखी मेरे, और उसके बाद अभी 4-5 साल 4 साल से तो वो नहीं गए करके। मैंने कहा कितनी बार जाके सेवा करोगे उनकी, ऐसा है। तो वो जो इंसान जिनको उन्होंने विजन में देखा था, वो अभी व्हील चेयर पे है, इज अ मल्टी बिलियनर पर्सन, लेकिन व्हील चेयर पे है। तो मुझे इसलिए लेके गए थे कि सर इन अंकल का कुछ करो, देखो ये एजेड है, ये व्हील चेयर पे, इनके खुद के घर में 80 नौकर है, लेकिन खुद खा नहीं सकते। तो मैंने बोला देखो मैं कुछ
पर्सनल लेवल पे तो नहीं कर सकता, लेकिन इनकी फैमिली को मैं हीलिंग सिखाऊं और अगर वो तैयार है तो वो उसको खड़ा कर दे। तो बोले ये इसमें से कोई सीखेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। मैं बोला तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। मैंने बोला आपने मुझे यहाँ तक लेके आया या आपने अपने कर्म क्लियर कर दिए, मैं यहाँ तक आया, मैंने अपना पुरुषार्थ किया। अब घर के लोग बोले हमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही रहने दो, नौकर चाकर तो सेवा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर आदमी को एक एक लेवल पे रिग्रेशन करना है। हम विजन में जिनको भी देखते हैं ना, इसलिए मैं इतने सेमिनार्स करता हूँ या इतने इवेंट्स करता हूँ, क्योंकि जिनको मैं देखता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी इसमें आए, वो लोग भी अपना पार्ट क्लियर करें। या तो मुझे आने की जरूरत क्या, मुझे इतने सारे इवेंट की, हम रोज शाम को 6 बजे जूम सेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो स्क्रीन पे भी जो लोग आते हैं ना, मैंने उनको देख चुका रहता हूँ कि यार अब इसका टाइम आ गया है, ये अगर फॉरगिवनेस करेगा, ये मेडिटेट करेगा, हीलिंग करेगा, तो ये एक लेवल आगे जाएगा। समझ में कि नहीं? तो फिर भगवान आपको विजन देगा क्यों? तो विजन दिया इसका मतलब कि अब आपको यूनिवर्स को गाइड करना है, उसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। सर मेरे हस्बैंड है सर, हाँ उनको ना ड्रीम्स आते हैं, हाँ इतनी तरह के उनको ड्रीम्स आते हैं। कभी किसी मंदिर में बैठे हैं, हाँ कभी समुंदर देख रहे हैं, हाँ, उसमें से निकल के आ रहे हैं, राइट राइट, कभी गुरुद्वारे में हाँ बैठे हैं, वहाँ बहुत सारे संत बैठे हैं, राइट राइट, मतलब वो परेशान, उनको याद रहते हैं सुबह हाँ तक। वो बताते हैं मेरे को कि आज मैं डर गया, आज राइट, मेरे साथ ये हाँ। हुआ, लेकिन मुझे कभी हमें कभी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों। नहीं, क्योंकि ये सारे ग्लिम्सेस है, ये ग्लिम्सेस है। जैसे अभी आप स्टूडियो में जाओगे ना, जहाँ पे बहुत सारी रील पड़ी हुई है, उसके बहुत सारे टुकड़े टुकड़े मिलेंगे। मैं बहुत साल पहले गया था महबूब स्टूडियो में बॉम्बे में, तो वहां पे ऐसे छोटे छोटे रील के टुकड़े पड़े थे। तो पहले वो फिल्म नहीं होती थी, तो मैं वो जाके देखता था, तो मैं पूछता था, तो ये बोलते थे अरे ये तो ये पिक्चर की है, ये तो ये पिक्चर की है, तो ये पिक्चर की है। अब अगर आप उसको पूरी तरह से जोड़ दो तो आपको समझ में आएगा ये सीन किस का है करके, अदरवाइज थोड़ी समझ में आएगा। तो रिग्रेशन का मतलब क्या है? जो पीसेस में जो आपको ग्लिम्सेस दिखते हैं, सपने दिखते हैं, या जो भी विजन था, तो उसको आप पूरा पिक्चराइज कर लो। कि जैसे बच्चे कैसे वो पजल वाली गेम, अभी जैसा ये डिजाइन है, इसका एक एक पार्ट है, अगर आप जोड़ोगे तो ये डिजाइन कंप्लीट होगी ना। या तो समझ में नहीं आएगा ये है क्या। आपको मैं एक टुकड़ा दूंगा, आप बोलेगा अरे ये क्या चीज है, लेकिन जब ये 4 पार्ट लगाओगे तो पता चल अच्छा ये पैटर्न ये है। समझ में? तो रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये नहीं देखना मैं कहा राजा था, रानी थी, मेरा खजाना किधर, ये नहीं है। मेरे अंदर जो पीसेस हैं, जो टुकड़े 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 यहाँ वहां से बिखर के पड़े हैं, मुझे उन पीसेस को जोड़ के ये क्लियर करना है कि ये बंदा मेरे लाइफ में क्यों है, मैं इसके लाइफ में क्यों, मेरा क्या रोल बाकी है, उसका क्या रोल मेरे लाइफ में बाकी है। ये अगर विजन क्लियर हो गया तो बात खत्म हो गई। समझ में कि नहीं? मैं इतने साल से मतलब कहीं पे भी जाता हूँ ना और शॉपिंग करता हूँ। मैं अभी आज बता रहा था कि यूएस में अभी मैं सिर्फ ऐसा 1 महीना था, लेकिन सिर्फ एक ही दिन, वो भी आधे घंटे के लिए मैंने शॉपिंग की वहां जाके। और उस आधे घंटे के अंदर मैंने $2000 की शॉपिंग की। मतलब कितने परफ्यूम्स खरीदे, बैग्स खरीदे, कपड़े खरीदे। तो मेरे साथ जो बंदे थे वो बोले सर ये जो शॉपिंग आपने की ना, इतनी शॉपिंग करने के लिए हमको 1 हफ्ता लगता है, आपने तो आधे घंटे में कर दी। मैंने कहा मेरा विजन क्लियर है, मुझे पता है किसके लिए कौन सी पर्स खरीदनी है, कौन सी किसके लिए चॉकलेट्स खरीदनी है, किसके लिए कौन सी परफ्यूम खरीदनी है, किसके लिए कौन सी मुझे एल शेप का खरीदना है, एक्सएल शेप का, मतलब सब उसको कलर कौन सा पसंद है। मतलब फटाफट फटाफट करके मैंने ट्रॉली में चीजें डाली, बाहर गया, $2000 का ये किया। मेरे भाई को मैसेज गया रहेगा कि उसका क्रेडिट कार्ड था, वो मेरे को बोलते $2000 का क्या किया तूने? मैंने कहा मैंने शॉपिंग की। बोलते आधे घंटे के अंदर? मैंने बोला हाँ। समझ में कि नहीं? और जब मैंने बैग पैक किया तो बरोबर 23 किलो मेरे 2 बैग में सब यही सामान शॉपिंग वाला। मेरे कपड़े तो मैंने वही रख दिए, सब जो शॉपिंग किए थे वही। मतलब क्लियर है मेरे अंदर कि ये चीजें करनी है। तो आपके अंदर अगर क्लैरिटी रहेगी, चाहे आप टॉक देते हो या आप खाना बनाते हो या कुछ भी करते हो, शॉपिंग करते हो, क्लियरिटी है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगेगा कि ये परफेक्ट हो गया, ये मूवमेंट में ये मैंने बेस्ट दिया है, बात खत्म हो गई। समझ रहे हो? आप सचिन तेंदुलकर को क्लियर है कि ये बॉल आया तो कैसे मारना है, ये आया तो कैसे मारना है, इसको लेफ्ट ड्राइव करना है, इसको राइट ड्राइव मारना है, इसको स्लो खेलना है, कैसे, उसको बहुत क्लियर है। समझ में कि नहीं? तो ये क्लियरिटी आपको सिर्फ एक अपने प्रोफेशन के लिए नहीं चाहिए, सक्सेस बिजनेस के लिए नहीं चाहिए, ये क्लियरिटी आपको आपकी लाइफ के सोल जर्नी के लिए चाहिए, कहने का मतलब है। समझ में कि नहीं? मुझे ऐसा है। सर कई बार मैं देखा कि सब कुछ होने के बाद भी ऐसा हाँ, लगता है कि इसकी कमी है। और कमी होनी चाहिए, बिकॉज कमी जब लगती है तो हम कुछ उसको एक्सप्लोर करते, कुछ नया सर्च करते। शांति अंदर से लगता है कि हमारा मन क्यों अशांत है फिर। राइट राइट, नहीं उसका दो ही रीजन है। एक तो ये है ना कि आपके अंदर जो चीजें हैं उसको आपने अभी सही ढंग से पहचाना नहीं है, या दूसरी है कि अब कुछ नया करने का समय आ गया है, तो शांति नहीं मिलेगी आपको। तो हाँ एक्सप्लोर जैसे करो कुछ नया मैं एक्सपीरियंस। ना खाना बनाती हूँ, हाँ
अपनी बात देती हाँ, हूँ तो मैं सिंबल चैंट करती वेरी हूँ, गुड। मैं सिंबल पढ़ी हाँ, जा रही हूँ कि भाई जो भी समय हाँ, जाए, पॉजिटिविटी जाए, हाँ, जैसे भी है। हाँ, लेकिन सर मेरा मन नहीं उसमें होता, हाँ, मतलब मेरा ध्यान कहीं और ही है। मैं हाँ, सिंबल पढ़ रही हूँ, मैं खाना बना हाँ, रही हूँ, मुझे पता है मेरी फैमिली ने खाना है, राइट, राइट, तो मैं लगी हुई हूँ राइट। वहाँ पे, लेकिन मेरा मन अंदर से शांत नहीं है। इसलिए मैंने क्या बोला, कुछ भी करने से पहले अपना माइंड क्लियर करो। अब आप सोचो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरा मन नहीं है गाड़ी चलाने में, तो मैं एक्सीडेंट करूंगा कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले अपने माइंड को खाली करो और फिर वो काम करो, नहीं तो वो काम नहीं कर पाओगे आप। सर वो कैसे करेंगे? वो फिर आप साइकिक सर्जरी करो या जो भी चीजें के लिए आप, मैं खाना बनाने जा रही हूँ और स्पेसिफिकली आज मैं इसी के लिए साइकिक सर्जरी कर रही हूँ कि खाना बनाते वक्त मैं पूरा ध्यान दे पाऊँ। बस उसी चीज के लिए करो, उसको ही कहते हैं कि एक एक मोमेंट का रिग्रेशन, एक एक इश्यू का रिग्रेशन बोलते हैं उसको। तो वो जब आप क्लियर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई आदमी दुकान पे बैठ रहा है और ये डर के मार रहा है कस्टमर आएंगे कि नहीं, धंधा होगा कि नहीं, पिछला महीना तो नहीं चला था, मंदा चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो फिर आप व्यापार कैसे कर पाओगे? लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरा तो चलेगा क्योंकि मेरी तो एनर्जी बहुत अच्छी है, आज मैं पूरा उत्साह से बैठा हूँ और मेरे प्रोडक्ट भी कितने जबरदस्त है, आज मैंने सबको चार्ज भी किया है, मैंने सिंबल भी डाले, आज मैंने गायत्री मंत्र का 108 का चैंटिंग, ये पूरे जोश हवा से जाओगे तो कस्टमर आ जाएंगे आपके पास। तो दूसरा सोचेगा यार मेरे पास आ नहीं रहे, इसके पास क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आप कुछ जबरदस्त डाल रहे हो वहाँ पे। ऐसा है ना? अपने आप को पॉजिटिव अपने आप को बहुत पॉजिटिव करनी है। आप कह रहे हैं कि अपना सेल्फ रियलाइजेशन करो, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी गलतियां हम नहीं करते, हाँ, हाँ, बहुत ही गलतियां करी, हाँ, मैं तो कुछ ठीक ही नहीं कर पाई आज तक हाँ, भी, तो ऐसा भी है कि बहुत गिल्ट आता है कि वही नहीं आना चाहिए बिकॉज मतलब देखो। फिर तो बहुत ऐसा लगता है कि रोना ही रोना लगता है, लेकिन आता भी नहीं, हाँ, भी नहीं आता, हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि अंदर से हाँ, आंसू आ रहे हैं, लेकिन हाँ, आप शो नहीं कर रहे शो नहीं कर रहे, कि आपको रोना आ रहा सही है, बात है। ऐसा, लेकिन फिर बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है तो फिर ऐसा लगता है अब हम उसके बाद फिर जरूरी 100% बीमार हो ही जाते हैं कुछ 100, ना मैंने कुछ वही रीजन बोला, ये हमारी ब्लड केमिस्ट्री को बिगाड़ रहा है, सारे हमारे पैरामीटर्स को बिगाड़ रहा है वो। तो ऐसा इस है। चीज के लिए हमें कौन इसके लिए मैंने कहा ना, हर एक चीज को पकड़ो आज, कि बस मुझे आज इसी चीज के ऊपर काम करना है, कि ये जो गलती करी है मेरे को देखना है, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, इसके पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, ओ उस टाइम से मैं करते आ रही हूँ, ओ मुझे वही करेक्ट करने दो। जैसे यहाँ चीटियां हैं, मैं इसको निकालूंगा कोई फर्क नहीं, मुझे देखना पड़ेगा वही आई कहाँ से, ओ यहाँ से आई, ये शक्कर यहाँ गिरी थी, यहाँ से आई, वो शक्कर का दाना उठाया तब यहाँ चीटी गायब हो जाएगी। मैं बोलूँ अरे उठाया तो वहां बोलते उठाए। नहीं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, हमने गलतियां तो बच्चों के बचपन में करी है, तो कितनी भी कर रही, देखो अभी भी कैरी फॉरवर्ड तो नहीं करे, अभी तो जिंदगी तो बाकी है ना हमारी, दिमाग में तो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, और नेक्स्ट लाइफ में उसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे करके। देखो हुई कभी भी चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी करेक्ट करने को तैयार होना तो बात खत्म होगी, बिकॉज लाइफ तो अभी है, इस पल है। समझ में कि नहीं? तो पास्ट लाइफ में हम रिग्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेजेंट बेटर हो और फ्यूचर बेस्ट हो। अगर आज बेटर नहीं करोगे तो कल बेस्ट कैसा होगा, मुझे ये बताओ, पॉसिबल ही नहीं है ना? तो वो गिल्ट भी नहीं करना है और उसको ऐसा भी नहीं रखना है कि चलने दो, अब क्या कर सकते हैं, अब तो बच्चे बड़े हो गए, ऐसा भी नहीं है। भले कितनी भी उम्र पहले की, कितने भी जन्मों के पहले किया, वो करेक्शन करना है। मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था, मेरी एक पैटर्न थी कि मैं बहुत मैक्सिमम लाइफ में बड़ा बड़ा गुरु था, प्रीस्ट था, जो भी था मैं, मेरे आश्रम थे, ये था, मैं लोगों को डराता था कि भाई तुमको ये करना ही पड़ेगा। तो ये लाइफ में मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बोलता हूँ बिंदास करो कुछ भी मत। फिर एक लाइफ में पैटर्न था मेरा कि मुझे बहुत ईगो हर्ट हो जाता था कि कोई भी मेरा भक्त और कहीं जाता था। इस लाइफ में मैं सबको एट्यून करता हूँ, शक्तिपात करता हूँ, मैं बोलता हूँ जाओ अब ब्रह्म कुमारी में जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग में जाओ। नहीं जाते तो मैं अपने ही टीम मेंबर को मतलब बोलता हूँ कि अब तुम इसको फोन करो, अब वो टीम मेंबर से कनेक्ट में रहो, वो टीम मेंबर से मतलब मैं ही भेज देता हूँ। मुझे पता है फ्यूचर में वो अपना कुछ चालू करेगा तो वो उसको लेके जाएगा, तो मैं होने दे रहा हूँ वो चीज। क्योंकि पहले लाइफ में मैं पकड़ के रखता था, इस लाइफ में मैं छोड़ रहा हूँ, जाओ जहां जाना है। तो सर उसका उस चीज को पकड़ के रखने का आपको नुकसान क्या हुआ जो आपको नुकसान ये परेशान हुआ था ना, मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा, इरिटेशन हो रहा था कि यह आदमी कैसे, ईगो हर्ट हो रहा था, ये बंदा मेरे को छोड़ के कैसे जा रहा है, मेरे में ऐसे उससे क्या आपने कमी था। पहचाना कि अगर ऐसा होने से मेरे को ऐसा 100% ऐसा होता है, राइट? अभी आप खुद देखो ना, सपोज आप एक नया मोबाइल खरीदने जा रहे हो, वो आपको बोलेगा क्यों खरीद रहे हो, आप बोलेगा इसकी स्क्रीन टूटी है, ये चल नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है। तो बोलेगा फिर आप एक काम करो, बाय बैक ही करो, ये बेच दो और नया लो। आप बोले नहीं नहीं ये तो मेरे को चाहिए। तो फायदा क्या जब आप नया ले रहे हो, यूज वो कर रहे हो और पुराना सिर्फ ड्रॉवर में रखे पड़े हो। एनर्जी भी ब्लॉक्ड है, मनी भी ब्लॉक्ड है। इसे तो 500 रुपए में बिक रहा है, तो कोई गरीब आदमी, वॉचमैन वॉचमैन कोई भी खरीदेगा दुकान से, उसका कुछ तो काम चलेगा। ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो एक चीज आपके छोड़ने से अगर यूनिवर्स को फायदा होता है, फैमिली को फायदा होता है, तो क्यों ना छोड़े वो, मैं ये कह रहा हूँ, है ना? ऐसा है।
सर साई के बारे में कुछ आप कुछ कहें तो अच्छा लगेगा, आप जो भी आपको। साईं के बारे में तो देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने बहुत सारी चेतनाओं का जो एक कहते हैं ना ज्ञान लिया या अनुभव लिया, वो इस अपने जरिए उन्होंने निचोड़ निकाला कि सिर्फ करुणा से उसको बाहर निकालो, सिर्फ करुणा से। इसलिए उनके कोई मंत्र नहीं है, उनकी कोई कर्मकांड क्रियाएं नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई मतलब ऐसी किताब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, अपने संस्कारों में करुणा आनी चाहिए, ये लास्ट एंड आना चाहिए। तो सबको संभाव से आप एकता से देखो, वननेस से देखो, ऐसा है करके। तो वो एक अच्छा समझ में आता है। इसलिए कुछ लोग उनको नानक का अवतार समझते हैं, कुछ लोग उनको जीसस का अवतार, कुछ लोग उनको शिव के रूप में देखते हैं, कृष्ण के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि वो सब पास कर चुके हैं, सब चेतनाओं को पास कर, अभी लास्ट में वो साई के रूप में आए। तो अगर हमने डायरेक्ट ही साई को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब हमने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। अभी समझो ये मोबाइल है, मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये 1,30,000 का है। मुझे एक एक कंपोनेंट निकाल के जरूरत नहीं है, ये ताइवान का है, चाइना का है, कहाँ का है, कैसे असेंबल किया, कहाँ से लाया, मुझे इस्तेमाल करना है, मेरा काम खत्म हो गया, है ना। उसका रैम निकालने की जरूरत नहीं है, 256 GB मेमोरी कार्ड कहाँ पे है, मेरे को निकालने की जरूरत क्या है, बस मेरे को तो यूज करना है इसको, तो मेरा काम खत्म हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साई इस युग के लेटेस्ट, जो बोलते हैं ना, अपडेटेड वर्जन के गॉड है, कि जिनको अगर आपने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब पुराने सारे वर्जन को एक्सेप्ट कर दिया आपने, ऐसा होता है। राइट, अभी इसमें 48 मेगापिक्सल है, इसका मतलब पहले जो 2 GB का 26600 था, उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा हो गया। हाँ, वो कल जैसे मैं बता रहा था कि एक एक पार्ट का आप रिग्रेशन करते हो तो एक एक पार्ट का इवोल्यूशन होता है, वापिस भी हो जाता है। मतलब सोल जो है ना, हर ऐसा नहीं है कि परमानेंट इवॉल्व हो गया, आप ऐसे इवॉल्व हो भी जाएंगे। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि आपको डिग्री मिल भी गई, आपको लाइसेंस मिल भी गया, इसका मतलब नहीं कि आप 100% इवॉल्व हो। जब भी गलती करोगे तो वो फिर पता चलेगा ये इवॉल्व नहीं है, ऐसा है। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ पे कहीं ना कहीं तो जाके आदमी बिल्कुल रुक जाता होगा, जहाँ तो ना अपग्रेडेशन हो सकती है ना वही डिग्रेडेशन तो हो सही सकती का लेवल आया ना, है। वही तो लेवल आया, जहाँ वननेस पे है उसके आगे कुछ है ही नहीं। जहाँ लाइट में आप मर्ज होगे तो उसके आगे जाओगे क्या, है ना, ऐसा है। ऐसी कंडीशंस क्या मतलब हमें होती है कि आप ऊपर जाने के बाद आप नीचे हाँ हाँ हाँ, मतलब उस इश्यू के लिए नीचे आते हो, ऐसा पूरा नीचे नहीं आते हो, ऐसे मैं कह रहा हूँ। पर्टिकुलर चीज के लिए। पर्टिकुलर चीज है, जैसे अभी मैंने बोला कि भाई आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, तो उस इश्यू के लिए आपको टिकट मिलेगी या फाइन लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको लाइफ का एक बड़ा फाइन लगने वाला है। जैसे ट्रांसपेरेंसी है, हाँ हाँ, ऑलवेज। ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं, और जब हम उस लेवल से थोड़ा ऊपर गए तो वो ट्रांसपेरेंसी हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी मिले, हाँ, तो हमें ये महसूस होता है कि भाई जो है अभी तक जो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे थे, राइट राइट राइट, तो कॉन्फिडेंस लूज होता है लूज होते जाता है। ये इसलिए वो क्या है ना, हर मूवमेंट में इवोल्यूशन के बाद वो कार्य करना है, ताकि कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा करके, सक्सेस और बढ़ेगा। नॉलेज के साथ में आपको आगे बढ़ना है। हाँ अगर आप नहीं है हाँ, ज्ञान नहीं है तो, तो आपको जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो नॉलेज जो है वो भी हमें लगती है कि जितनी नॉलेज हम लेते जा रहे हैं या जो हमें मिल रही है वो भी हमें लगती है कि इसमें कमी कमी तो रहने वाली है, बिकॉज नॉलेज में अभी भी दो चीज की कमी है, एक इंफॉर्मेशन की और एक एक्सपीरियंस की, समझ में कि नहीं। तो नॉलेज आपको उस चीज का मिला है, इंफॉर्मेशन पूरा नहीं मिला है आपको, और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको उसका एक्सपीरियंस पूरा लेना है, और उसके बीच में आता है एक्शन, एक्शन का पार्ट आपने लिया नहीं है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिला है, समझ में कि नहीं। तो मैंने एक किताब पढ़ी फॉर एग्जाम्पल, तो ये मुझे नॉलेज मिला किताब का। अब मैं इंफॉर्मेशन निकालूंगा, ये कहाँ से, कौन से प्रेस में छपी थी, ये किस बंदे ने लिखी थी, तो मैं वो इंफॉर्मेशन निकालूंगा उस बंदे का, वो बंदे का माइंडसेट कैसा है, वो इंफॉर्मेशन मुझे मिला। अब फिर जो इसमें लिखा था उसका मैं एक्शन लूंगा, ये किताब के जो लॉज हैं उसको मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो वो इनकम्प्लीट हुई कि नहीं, समझ में कि नहीं, ऐसा होता है। नहीं। तो जैसे मान लीजिए कुछ भी करते हैं, हाँ जैसे फिजिकल वर्ल्ड में तो हमारे पास हर चीज़ को टेस्ट करने की डिवाइसेस
और इसलिए गॉड ने क्या किया ना, कोई भी एक चीज को कंप्लीट नहीं रखा। जैसे मैं एक्यूप्रेशर भी सीख रहा था, तो सुजोग सीखा तो समझ में आ रहे वाह जबरदस्त रिजल्ट है, और मुझे जो सिखाने वाले ने मेरे को ऐसे केसेस प्रेजेंट किए, मैं तो लड्डू हो गया, मैं बोला अरे वाह ये तो जबरदस्त है। फिर जब करने गया तो समझ में आया कुछ केस सॉल्व नहीं हो गए। फिर मैं रिफ्लेक्सोलॉजी में गया, फिर जोनोलॉजी, ऐसे करते करते मैंने एक्यूपंक्चर सीखा, सब सीखा। तब बहुत सारी चीज थेरेपी सीखी, तो समझ में आया कि गॉड ने क्या किया है, ये 10 प्रॉब्लम के लिए ये थेरेपी रखी है, ये 20 प्रॉब्लम के लिए ये थेरेपी रखी है। तो कभी भी आप पूरी सेटिस्फाई कैसे हो सकते कोई थेरेपी से? कंप्लीट नॉलेज कैसे मिलेगी आपको? और उसमें भी कुछ लोगों ने उसमें भी कुछ अपने एड ऑन्स किए हैं, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस को, वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो कहीं पब्लिश नहीं की गई है। जब आप उसको एक्सपीरियंस उस पर्सन को मिलोगे तो वो चीज बाहर आएगी। ऐसा है। मतलब अभी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बहुत सारी वीडियोस देखो, अलग अलग लोगों की, तो भी कुछ इंफॉर्मेशन जो आज आपको मिली है वो शायद नहीं मिलेगी आपको। और उसके बाद जब आप रिग्रेशन करोगे और जो एक्सपीरियंस लोगे, शायद ये भी कम पड़ जाएगा फिर आपको। ऐसे मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं? सर जैसे कई बार हम सिंबल्स चेक करते हैं, हाँ, तो सिंबल्स चेक करने के बाद ये एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो चीज देखो, ये कैसा है कि 10 दिन पुराना पानी को हिलाओगे तो मिट्टी तो ऊपर आएगी कि नहीं?